धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मेरा नाम डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा। परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व उनकी सच्चाई इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट लाइव सेशन के जरिए हम लगातार रखते रहे हैं आप सबके सामने। तो आप सभी का फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं, 1-2 मिनट, क्योंकि आज मेरे पास वो भजन सुनाने का सिस्टम नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, उसके बाद हम आज का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। आपको मालूम है ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट क्यों चलाया जाता है? फेथ का मतलब है कि हमारे गुरु परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर हमारा विश्वास, और वर्डिक्ट है जो कोर्ट का एक फ़ैसला है, जो एक नहीं अब 2 फैसले आ गए हैं कोर्ट के, कि जो हमारे इस विश्वास के ख़िलाफ़ हैं। और इसलिए ये कैंपेन, ये मूवमेंट हमने शुरू किया है कि हमारी आस्था या हमारा विश्वास हमारे गुरु पर बड़ा है या फिर कोर्ट का दिया गया फ़ैसला। तो क्योंकि हमें ये जानकारी है कि कोर्ट के फ़ैसले में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे षड्यंत्र हैं, वो षड्यंत्र उजागर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसीलिए ये कैंपेन मूवमेंट हम चलाया गया है। और इस कैंपेन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास एक नंबर आपको इस पेज पे दिखाई देगा। वो नंबर है 9888525157। तो आप इस नंबर पर मिस कॉल करके इस कैंपेन के साथ जुड़ सकते हैं। 9888525157, 9888 525 15 7। अगर आप कोई भी हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो मैसेज भेजने के लिए आप इस फेसबुक पेज के इनबॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं, हमें मैसेंजर पे मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ोन नंबर है, इस पेज पे दिया गया है 7837505525, 78375 तो ये एक फ़ोन नंबर है जिस पे आप कॉल करके कोई बात बताना चाहें या कोई मैसेज भेजना चाहें, इस पे मैसेज भेज सकते हैं, या कोई जानकारी लेना चाहें। इसके अलावा जो इस फ़ाइट में लीगली तौर पे कानूनी प्रक्रिया से या कानूनी तरीके से हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं या खुद आगे पैरवी करना चाहते हैं, वो हमें एफिडेविट दे सकते हैं। उस एफिडेविट के लिए हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से रंजीत जी हैं, तो उनका नंबर आपको मैसेज कर देंगे। जो भी लोग देख रहे हैं, रंजीत जी का व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देंगे, +61 420402452 ऐसा कुछ है नंबर। तो +61 420402452। जिसके पास भी रंजीत जी का नंबर हो, एक बार आप व्हाट्सएप इस पे मैसेंजर पे मैसेज, इस पे कमेंट्स में रंजीत जी का नंबर डाल देंगे। तो आज हमारा लोग कुछ जुड़ जाएं, लगभग 125 लोग जुड़ गए हैं। तो आप जुड़ें फटाफट, फिर हम आगे आज का टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि भजन वाला सिस्टम सुनाने वाला नहीं है आज। तो इतना अरदास ही लगा लेते हैं। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। सुमति किस तरह से देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप जुड़े रहें। तो कमेंट्स में आप अभी कुछ ना लिखें, तो क्योंकि उसके बाद में कमेंट्स हम लेंगे। कमेंट्स एक बार मैं कमेंट सेक्शन को हाइड करता हूँ, वो टॉपिक हमारा थोड़ा सीरियस है। स्टिकर्स ना पोस्ट करें, कमेंट्स हाइड कर रहा हूँ, हवा हाइड कर दिए, दिखाई नहीं देंगे मुझे कमेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पे। हमारा एक टॉपिक है और टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि इन 2-4 दिनों में मेरे कुछ लोगों से बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। उसको डिस्कशन करने के लिए मैंने लाइव रखा है स्पेशल, आपको ये लिखा हुआ टॉपिक। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं। बहुत से लोग अभी कुछ खास जो जिन्हें आप सुपर वीआईपी कह दें, सुपर वीआईपी किस्म के लोग से बातचीत हुई है इन 2-3 दिनों में। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के सामने आई कि ये डेरे के अंदर जो वीआईपी गिरी है, वीआईपी कौन और कौन बड़ा और कौन छोटा। कहने को हम किसी को बड़ा नहीं मानते, लेकिन वास्तव में मानते हैं। दिखाने को हम कह देते हैं कि कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ गुरु सबसे बड़ा है। लेकिन असलियत में हम देखें तो हमें दिखेगा कि वास्तव में हम एक आदमी के पीछे लगते हैं, किसी न किसी के
पीछे लग ही जाते हैं। और ज़रूरी है, चलो किसी न किसी का साथ भी ज़रूरी है। कई बार हम अकेले दौड़ नहीं पाते, लगता है भी शायद कोई साथ हो हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाला, तो हम शायद अच्छे से चल पाएंगे। इसी तरह की चीज़ें हम सोचते हैं, लेकिन वो रेस हमें आध्यात्मिक तौर पे कहाँ ले जाती है, उसको हम जीरो से लेके टॉप तक आज डिस्कस करेंगे। और इस सब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत तंग करने वाली हैं, डराने वाली भी तथ्य हैं। क्योंकि इन दिनों ही मेरे को सोचने का मौका मिला कि कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब लोगों के विचार सुने और उसके बाद समझ में आया कि चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी हैं। तो शुरुआत करते हैं। जब मैं अपने आप से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि 96 में 1995-1996 में हमने नाम शब्द लिया था। हमारे परिवार से शुरुआत हुई जब हमारे गांव में, मम्मी के गांव में, वहाँ पिताजी आए, सत्संग किया अम्बाला के अंदर, तब हमारा पहली बार हमारी मुलाकात हुई। तो सबसे पहला सवाल यहाँ से जो मेरे सामने आया वो ये है कि एक व्यक्ति था जो अभी है, उसने कॉल किया मुझे और बोलता है भी डेरा सच्चा सौदा ऐसा दर है, यहाँ पे सबकी मांग पूरी होती है। मैंने अपनी बात रखी, वो शायद परम पिताजी को ज़्यादा अहमियत देता है अपनी बातचीत में, हजूर पिताजी को अहमियत नहीं देता। तो कहता जी डेरा सच्चा सौदा दर है। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से सब कुछ मिला है और मैंने परम पिताजी को देखा नहीं है, हजूर पिताजी से नाम शब्द लिया है, तो उन्हीं को मैं सब कुछ मानते हैं, तो उनके नाम शब्द जपने से हमें बहुत कुछ मिला, तो हम कैसे मान लें कि सही नहीं है, सब कुछ गलत है। तो ये सारी चीज़ें जब डिस्कस हुई तो उसने बोला डेरा सच्चा सौदा दर है, यहाँ से सबको सब कुछ मिलता है। तो यहाँ मेरे सामने पहला सवाल है और आपके सामने भी सवाल पहला आए, क्योंकि चीज़ें सुनने में बड़ी सिंपल हैं लेकिन असल में बहुत बड़ी हो जाएंगी। सवाल ये कि क्या डेरा सच्चा सौदा से पिताजी की पहचान है या पिताजी से डेरा सच्चा सौदा है? क्योंकि हमने जब डेरा सुना तो हमारे गांव में सत्संग हुआ, पिताजी आए, तो हमने पिताजी को पहले जाना, डेरा सच्चा सौदा को बाद में जाना। मतलब साथ संगत के लिए पिताजी पहले हैं या डेरा सच्चा सौदा पहले है। ये हालांकि इस चीज़ में कोई डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा को जब आप प्राथमिकता देते हैं तब आप ये बोलते हैं भी डेरा सच्चा सौदा से पिताजी हैं, फिर वो परम पिताजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और हजूर पिताजी की को कहते हैं भी नहीं, उनका तो कोई रोल ही नहीं है, उन्होंने तो ये ज़बरदस्ती सब कुछ हुआ है। तो शुरुआत यहीं से हुई कि 95 में जब हमने नाम शब्द लिया, हमें नहीं पता था डेरा क्या चीज़ है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता होता है। तो हम आस पड़ोस के सत्संगी हैं, जानकार होते हैं, जो जिन्होंने नाम पहले से लिया होता है, उनसे पूछते हैं भैया कैसे डेरे में क्या रीति रिवाज है, सब कुछ कैसे है। तो हम ब्लॉक भंगीदास है या 7 मेंबर जो भी उस टाइम होते थे, उनको देख देख के सीखते। तो हमारा घर काफ़ी खुला डुला था, तो उस टाइम नाम चर्चा में लोग आते तो हम उनको देख देख के सीखते भी, हाँ ऐसे हाथ जोड़े जाते हैं, मतलब इस तरह से नाम चर्चा में बैठना होता है, इस तरह से भजन सुनाना होता है, ये सब प्रक्रिया है। एक तरह से जब हमें कोई बात जाननी होती है, क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो के स्टेज पे होते हैं, हमें उसके अलावा कोई नहीं जानता नाम लेने के जस्ट बाद, और उसके बाद हम ज़ीरो से स्टेज पे सुनना शुरू करते हैं कि बंगीदास से पूछते हैं डेरे में क्या है, डेरे में कौन कौन है, पिताजी के परिवार में कौन है, ये सब कुछ हमें आस पड़ोस के लोकल सत्संगियों से पता लगता है। ऐसे ही जब मैं अपनी जो मेरे साथ बीती है, हमारे परिवार के साथ बीती है, उसकी बताता हूँ। हमने ऐसे किया तो हमारे, क्योंकि घर में पहले से और गुरुओं को मानते थे, मस्जिद में भी, मंदिरों में भी हम जाते थे, मस्जिद नहीं मंदिरों में भी जाते थे और सारी जगह जाते थे, हर तरह के त्यौहार जो भी रीति रिवाज है वो सब किया करते थे। जब हमने नाम ले लिया तो बाकी गुरुओं को छोड़ के नए गुरु अपना लिए, तो फिर जानकारी करते करते पूछा गया कि भाई, किसी ने पूछा भी पिताजी गुरुजी अगर दोबारा अम्बाला में आएँ तो घर में अगर हम बुलाना चाहें तो क्या कुछ होता है, क्योंकि पहले जिन गुरुओं के साथ हम जुड़े थे वहाँ तो खर्चा पानी लगता था। तो ऐसे ही यहाँ पूछ लिया कि ये बाबा जी को घर पे बुलाना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या हुआ कि किसी ने बोला कि 20,000 रुपये लगेंगे, 96-7 की बात होगी, 5-6 की, बोला 20,000 रुपये लगेंगे। तो हमने, और उस टाइम 20,000 रुपये की कीमत थी, तो 20,000 रुपये जिस तरह की हमारी फाइनेंशियल जो भी स्टेटस था, तो 20,000 अरेंज कर लिए, प्लान में बनाया, ठीक है पिताजी को बुला लेंगे, 20,000 की बात है, ये सब कुछ है। तो
लेकिन क्या हुआ, अब पिताजी ने तो आना नहीं था, हमें थोड़ा ही पता था कि डेरे में पैसा इस तरह नहीं चलता। हमें तो पुराने डेरों से सीखा था भी ऐसे ही चलता है सब कुछ, भी पैसे दे के बुलाना पड़ता है। बाबा जी जो गुरु होते हैं, जो कोई धर्म प्रचारक होते हैं, उनको पैसे दे के बुलाया जाता है। तो ऐसे ही हमने भी पूछा तो उन्होंने बोला 20,000 रुपये लगेंगे। तो हमारे मन में वहीं से बैठना शुरू हुआ, ठीक है 20,000 रुपये दे के गुरु जी को, बाबा जी को बुलाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद 97 में हमें पता चला अभी डेरे में एक स्कूल खुला है, और 5वीं क्लास में था, मैं 4थी क्लास में था 96 में, कि डेरे में एक स्कूल खुला है और स्कूल में जाके हम एडमिशन लें। तो मेरे माँ बाप ने चाहा भी चलो गुरुओं के पास रहेंगे, वहाँ के आश्रम में कुछ अच्छा सीख लेंगे। तो उन्होंने 97 के अंदर हमें स्कूल में हॉस्टल में दाखिल करा दिया। जब हम हॉस्टल में दाखिल हो गए तो हॉस्टल में पिताजी अक्सर 1-2 दिन बाद ही लगभग आ जाया करते थे। तो हमें कभी बात नहीं की थी पिताजी से। 95 से 97 के बीच में हमने ट्रक में बैठ के डेरे जाना, डेरे सत्संग सुन के लंगर खा के वापस आ जाना, यही दौर हमें मालूम था। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मालूम था। नाम चर्चा के बारे में जानते थे भी, नाम चर्चा होती है बस। 97 में जब हम गए तो हॉस्टल में, तो वहाँ जब पिताजी हर दूसरे दिन आते, हमें पता ही नहीं था ये कौन, मतलब कैसे बात करनी है कैसे। तो हम इधर उधर देखते थे, बच्चे बड़े हंस के बात करते थे पिताजी से, जो बड़े सेवादारों के थे, पुराने सेवा समिति वालों के या सतब्रह्मचारियों के जो परिवार थे, जो भी थे उस टाइम सतब्रह्मचारी बहुत होते थे हॉस्टल में, वो सब बड़े हंस के बात करते हैं। हम उनको देखते थे भी कैसे बात करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स वे में बोलते भी बात करो, खड़े होकर कभी पिताजी आते हैं, हम कोशिश करते हैं, हमारे पैर कांपते भी, इतनी भीड़ में कैसे बात करेंगे, डर लगता था भी सही बात होगी गलत होगी क्या होगी। ऐसे खड़े होते तो पैर कांप, डर डर के बोलते थे भी। हमारे लिए तो उस टाइम क्योंकि बच्चे थे, हमें कोई गुरु वाली भाषा तो नहीं आती थी, 10 साल तो उम्र थी मेरी, 10-11 साल। तो मेरे को इतना समझ में आता था भी ये कोई स्कूल टीचर हैं, स्कूल के सबसे बड़े सर हैं, पिताजी कहते हैं इन्हें, इतना ही कुछ पता था मुझे। लेकिन स्कूल लेवल पे 2 साल मैं हॉस्टल के अंदर रहा, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम बात करें। लेकिन उस 2 साल में मैंने कुछ चीज़ सीखी वहाँ पे। वो ये सीखी कि जब भी पिताजी स्कूल में हॉस्टल में आते थे तो बच्चे कोई भी काम कर रहे हों सब छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ के जाके पिताजी के सामने बैठ जाते। एक दिन तो ऐसा भी आया जब मार्च के अंदर पिताजी आए और फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था। पहला पेपर था शायद या दूसरा एग्ज़ाम था, फाइनल पेपर जैसे स्कूल में शुरू होते हैं। तो पिताजी आए, पेपर शुरू हो चुका था, लेकिन लोग पेपर छोड़ के बच्चे आ गए। मतलब कुछ भी हो, कोई भी काम चल रहा हो, पेपर छोड़ के लोग आ जाते थे, बच्चे छोड़ के आ जाते थे। इसके अलावा क्या था, आपका कोई टीचर आपको कितना ही डांटता है, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन पिताजी के सामने बच्चे टीचर्स की एक्टिंग करके दिखाया करते। फंक्शन होते थे स्कूल में, टीचर्स की एक्टिंग करके दिखाया करते। मतलब उस दौर में मैंने ये चीज़ सीखी कि पिताजी के सामने किसी टीचर को, मतलब सब छोटे हैं, पिताजी के सामने आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी बात कर सकते हो। ये सब चीज़ें पिताजी के सामने मतलब हमने सीखी उस दौर में। अब जब ये सब कुछ सीख रहे थे, उसमें हमें सिखाया जाता कि पिताजी आएंगे हॉस्टल में, जैसे वार्डन थे वो हमें बोलते, पिताजी आएंगे ये बात आपने करनी है, इस तरह की बातें आपने नहीं करनी। मतलब बाकायदा ये हमारे को गाइडलाइंस दी जाती। और कई बार ऐसा होता कि पिताजी हॉस्टल में आते और बच्चे चुप हो जाते कि अभी इस तरह की बातें तो नहीं करनी है। फिर पिताजी खुद ही से ही बोल देते कि भी हम आपसे बात करने आए हैं, हम आपसे रिलैक्स होने आते हैं, बच्चों से बात करने आते हैं, और बच्चे बात नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मतलब हम देखते तो फिर बच्चे खुल के बात करने लगते। मतलब कुल मिला के उस दौर में हमने ये सीखा कि पिताजी के सामने किसी भी व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। जब पिताजी सामने हो तो आपके लिए किसी की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। पिताजी के सामने आप दिल खोल के कोई भी बात रख सकते हो, किसी की भी शिकायत लगा सकते हो, क्योंकि उस टाइम ऐसे ही होता था बच्चों के साथ, और कोई सोर्स नहीं होता था। नया नया हॉस्टल था, कई बार लड़ाई भी होती, झगड़े भी होते, नए नए तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी। टीचर्स को भी एक्सपीरियंस नहीं था, हॉस्टल के लोगों को भी, जो हॉस्टल कंट्रोल करते थे उनको भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो हर रोज़मर्रा की नई प्रॉब्लम्स, बच्चों के साथ अलग प्रॉब्लम्स आती थी हॉस्टल में, तो प्रॉब्लम्स निकल के पिताजी तक पहुंचती थी। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद 2000 के बाद सन 2001 में हम डेरे में, जहाँ अब लंगर घर बना हुआ है नया डेरा में, वहाँ पे पहले शासत नाम पूरा हुआ करता, तो वहाँ हमने रहना शुरू किया
2-3 साल हम वहाँ रहे। जब वहाँ रहना हमने शुरू किया तो वहाँ हमने सीखा भी, कभी भी चले जाते थे हम गुफ़ा में बात करने, उस टाइम गुफ़ा कहते थे, बोलते जी स्कूल के बच्चे हैं चलो जी जाके बैठ जाते हैं। मतलब अमूमन हर 1 या 2 दिन बाद हम जाके 2 दिन बाद गुफ़ा में चले जाते थे तेरावास में कि चलो जा आते हैं। हमारे को घर से सिखा के भेजते भी, ऐसे पिताजी से बात करके आनी है, सब कुछ है। तो हॉस्टल में भी पिताजी का आना, फिर हम हर जगह जहाँ पिताजी ने जाना वहाँ पीछे पीछे साइकिल लेके चलते रहते। 2003 तक ये सब दौर हमने डेरे में रह के 3-3.5 साल देखा। वहाँ पे शासत नाम पूरा उसे कहते थे। वो सब हमने वहाँ सीखा, वहाँ प्रबंधकों को भी देखा, मतलब बहुत करीब से देखा कि उसमें कुल मिला के एक ही बात समझ में आई। लेकिन हम जो चीज़ सीख रहे थे कि पिताजी से बात कैसे करनी है, पिताजी को क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसके लिए हम क्या करते थे, जो पिताजी के नज़दीक खड़ा व्यक्ति है या पिताजी से खुल के बात कर रहा है, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते थे। भी जैसे ये बात कर रहा है ऐसे ही बात करें। या फिर ये देखते थे कि पिताजी किसकी बात से खुश हो रहे हैं, किसके साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, किससे ज़्यादा लंबी बात करते हैं पिताजी। हमें लगता था ये आदमी सबसे अच्छा है, पिताजी इससे ज़्यादा अच्छी बात करते हैं, लंबा टाइम बात करते हैं, भी ये अच्छा आदमी है। फिर हम उसी के तौर तरीके अपनाना शुरू करते थे। कोशिश करते थे कि जिस आदमी से पिताजी बात करना पसंद करते हैं उसी आदमी से हमारी दोस्ती हो जाए। और यही चीज़ें हम फिर प्रस्तुत करते थे पिताजी के सामने। जैसे पिताजी के सामने पेश होना या हमारे को कभी मौका मिलता, वही तौर तरीका हम अपनाते। तो क्या था, लेकिन हम इस दौर में ये नहीं समझ पाए कि पिताजी क्या चाहते हैं, पिताजी कैसे देखते हैं संगत को, और पिताजी संगत से क्या उम्मीद रखते हैं। हम ये देखते रहे कि इस आदमी को पिताजी इससे बात करना पसंद करते हैं या इससे ज़्यादा टाइम बात करते हैं, ये ज़्यादा करीब रहता है पिताजी के, और इसके अकॉर्डिंग उसकी रीस करके, मतलब हम उसी की रीस करके हम भी पिताजी के सामने वैसे ही पेश आना शुरू हो गए। उसके बाद क्योंकि आप लोगों ने बंगीदास तक देखा, जैसे क्योंकि हम बिल्कुल डेरे के बीच में रह रहे थे, तो हमारा डायरेक्ट जो आज प्रबंधक बने फिरते हैं उस टाइम हमारे साथ ही, जैसे नंबरदार वैन और भी हैं, ये भी स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, बच्चों की तरह ये भी पेश आते थे, हम भी स्टूडेंट्स थे। मोस्टली थोड़े हमारे से सीनियर थे, ये प्रबंधकों में आ गए, हम और तरह से चल पड़े। तो लेकिन उस टाइम सभी स्टूडेंट्स थे। तो आज इसलिए हम उस टाइम का भी दौर जानते हैं, जब उस टाइम विपासना वैन कैसे पेश आती थी पिताजी के साथ। आज हमें याद आते हैं उनके किस्से। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर हम देखते हैं कि जैसे हमारे स्कूल में क्या था, मेरे साथ एक लड़का था हमारे से सीनियर, जो स्पोर्ट्स में, क्योंकि ज़्यादातर स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में ज़्यादा था, तो स्पोर्ट्स के बच्चे खुल के पेश आते थे। या फिर एक रमेश चहल, जैसे आप सुनते हो नाम, दिलावर हैं, या फिर सरदारा था एक, जो दीपन हो गया, जो भजन मंडली में दीपन भजन लगाता है। ऐसे जो बड़े स्टूडेंट्स थे जिनके साथ पिताजी ज़्यादा टाइम बिताते थे, जो ज़्यादा देखते थे कि पिताजी से ज़्यादा बात करते हैं बच्चे। विजेंद्र था एक लड़का, तो हम उनको देखते, पिताजी अच्छा इनकी ये बात पसंद करते, तो हम वैसे ही हम भी बोलते। फिर हम उसके बाद बड़े हो गए, स्कूल से निकल गए, कॉलेज में आ गए, कॉलेज से बाद डेरे में आए, तो वही रवैया हमारा सब कुछ रहा। उसके बाद जब हम डेरे में दोबारा मैं जॉब करने आया, तो मैं क्या देखता था, अभी जैसे हम शासत नाम जी नगर जो डेरे की कॉलोनी है उसमें आ गए। उसमें आने के बाद हम देखते हैं भी इस नगर में पिताजी किसके घर, सबके घर आते थे पिताजी, वहाँ पे नगर में हर बारी से रहते थे, हमारे घर भी आए। लेकिन क्या होता था, जिसके घर पिताजी ज़्यादा टाइम लगाते थे, जैसे 10 मिनट लगाए, 15 मिनट, किसी के घर आधा घंटा लगाया, तो जिसके घर आधा घंटा लगाया या 1 घंटा लगाया, हम उसको उससे समझते यार इसका पिताजी से ज़्यादा प्रेम है, पिताजी इसको ज़्यादा समय देकर गए। इस तरह से सब कुछ चलता रहा। और यही दौर जब हमने क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे पोश एरिया में थे, बिल्कुल डेरे के करीबी लोगों में से जाने जाते थे, तो हम सीधा प्रबंधकों से डील करने लगे भी अच्छा ये प्रबंधक को पिताजी पसंद करते हैं, तो प्रबंधकों की रीस करना, अच्छा प्रबंधकों में क्या खूबी है, ऐसा क्या है पिताजी इनको ज़्यादा करते हैं, तो प्रबंधकों की रीस करने लगे। लेकिन इस सब में हमने एक चीज़ सीखी कि जो भी चीज़ हमें समझ नहीं आई, हमने ऐसे व्यक्ति से जाननी चाहिए। हमने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली भी इसको पिताजी ज़्यादा टाइम देते हैं तो ये हमें ज़्यादा बेटर बता सकता है, इसको पिताजी ज़्यादा, ये बड़ा प्रबंधक है, ज़्यादा बेटर बता सकता है, ये बड़े लेवल का ब्रह्मचारी है जो पिताजी के पर्सनल काम करता है, ये ज़्यादा हमें बेटर बता सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से सीख ली। और एक स्टेज के बाद
हमें समझ नहीं आया कि मैं बहुत कोशिश करता कि पिताजी कभी हमसे उतना इंटरेक्ट नहीं होते जितना हम और लोगों से उम्मीद करते हैं। भी हमसे उतना इंटरेक्ट नहीं करते, बहुत लोगों से करते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आई, एक बार मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। भी एक मेरे पाँव में चोट लगी थी, पिताजी यूपी दरबार में सत्संग की स्टेज पे विराजमान थे और मेरे पाँव में चोट लगी थी और मैं पिताजी स्टेज पे विराजमान थे, सभी साथ संगत शांत बैठी थी। सत्संग जस्ट शुरू होने वाला था, तो आगे कैबिन में बैठने के लिए मैं जा रहा था, तो मेरे पाँव में बहुत दर्द था, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। तो पिताजी ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया स्पेशल, जैसे देख कर भी तकलीफ़ में है। पिताजी ने तो आशीर्वाद दिया, हमने नारा लगा दिया, मैंने नारा लगा दिया, ठीक है हो गया काम। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस सत्संग के बाद 4 आदमी मेरे फादर को बोलते हैं, भाई आपका बच्चा तो संस्कारी है, आपके बच्चे पे तो पिताजी की स्पेशल कृपा है। उस टाइम मैं डेरे में जॉब नहीं करता था, भाई आपके बच्चे को तो ये कृपा है, ये है वो है। मतलब हमने वो दौर भी देखा कि जब लाइव रुक रहा है तो बताना जी, मुझे यहाँ से तो लाइव सही जा रहा है। वो दौर देखा कि जिसको पिताजी ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, मतलब ये पिताजी स्टेज से भी बोला करते हो ना, मैं भी उस कैटेगरी में था कि पिताजी इतना आशीर्वाद देते हैं, जैसे इस बंदे को हर बार आशीर्वाद देते हैं। लाइव रुक रहा है, आप बाकी लोग बताएं ना लाइव रुक रहा है क्या, तो बता दें एक बारी। जिनका रुक रहा है वो दोबारा रिस्टार्ट कर लें। सही है जी। तो उसके बाद हमने देखा भी ये आदमी आया, जैसे प्रकट बाबू भजन लगाने जाता तो पिताजी आशीर्वाद देते, भजन लगाने के बाद आता तो भी पिताजी आशीर्वाद देते। तो हमें कभी पिताजी जिसको आशीर्वाद देते हमें लगता भी अच्छा है, इसको पिताजी स्पेशल आशीर्वाद देते हैं। हम 10 बार सिर झुकाते हैं, हमें एक बार मिल जाए बड़े खुश होते थे। लेकिन जब हम जिसको हर बार सिर झुकाने पे मिलता हो तो ऐसे हम रीस करने लगते हैं और उस आदमी को बड़ा मानने लगते हैं। यही चीज़ बढ़ती चली गई और अब इस दौर में हमने रीस करना शुरू कर दिया। आज क्या है, आज हम उस स्टेज पे हैं कि हमें वही जिसकी हम रीस करते हैं वो व्यक्ति बोलता है, यार पिताजी वो रूहानियत को अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है कि ऐसे चीज़ों को समझो, ऐसे समझो। तो वो लास्ट में एक लॉजिक निकाल के लाते हैं कि अपनी मर्ज़ी से गए हैं और अपनी मर्ज़ी से आएंगे। इस टॉपिक पे मैंने बड़ी रिसर्च की और 2-3 दिन पहले ही मुझे समझ में आया कि आखिर ये इसका मतलब क्या है कि अपनी मर्ज़ी से गए हैं और अपनी मर्ज़ी से आएंगे। ये लॉजिक निकालते निकालते मैंने अब उसको समझा और वो आप समझिए, और ये कितना अजीबोगरीब है ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों से मेरी 2 दिन में मुलाकात हुई। मैं वापस से चलता हूँ, जब हम 97 में स्कूल में आए और पिताजी हॉस्टल में आते थे ना, हम बड़े शौक़ से ग्रीटिंग कार्ड बनाया करते फंक्शन के अंदर। पिताजी का जन्मदिन आता, अपने हाथ से काट के ग्रीटिंग कार्ड ड्राइंग करके बनाते, सब कुछ बनाते थे। ऐसे ग्रीटिंग कार्ड बनाते अलग अलग, हर बच्चा बनाता था। तो जब पिताजी फंक्शन ख़त्म होता और फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब पिताजी उतरते स्टेज से, स्कूल का फंक्शन जब ख़त्म होता तो बच्चे लाइन से खड़े होते अपने ग्रीटिंग कार्ड लेके। तो सबके ग्रीटिंग कार्ड पिताजी देखते चलते और पीछे से एक ब्रह्मचारी साधु जो था वो पकड़ता चलता ग्रीटिंग कार्ड। उसके बाद मतलब लगभग हर फंक्शन पे हमने ग्रीटिंग कार्ड बनाना, स्पेशल डिज़ाइन करना। कोई फंक्शन होना पहले इनविटेशन दे के आएंगे, फिर बुलाएंगे, इस तरह से सारा काम होता। उसके बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे नया दौर आया कि सारी क्लास मिल, वो सब बोलते हैं इतने सारे ग्रीटिंग बन जाते हैं, सारी क्लास मिलके एक गिफ्ट बना लो। तो फिर क्या होता, क्लास के चुनिंदा बच्चे होते थे एक क्लास के, पूरे मतलब जैसे 10th क्लास है, 10th क्लास के 100-200 बच्चा है या 100 बच्चा है, उसमें से 3-4 बच्चे 5 बच्चे मिलके एक गिफ्ट तैयार करते थे। कोई मॉडल तैयार करते थे, कोई गुफा का, कोई झोंपड़ी का, कोई किसी चीज़ का, इस तरह का मॉडल तैयार करते। तो वो मॉडल तैयार करके प्रस्तुत करते। तो क्या हुआ कि कहाँ 100 बच्चे ग्रीटिंग बनाते थे, वो दायरा सिर्फ 3 बच्चों में सिमट के रह गया। बाकी जो 97 बच्चे थे उनका इंटरेक्शन ही ख़त्म हो गया। अभी उनको ये बोल दिया गया अभी आपने ग्रीटिंग बनाना ही नहीं है। तो क्या था कि कहाँ तो हर बच्चों को शौक़ होता, वो पिताजी की याद जो ताज़ा होती थी ना, कि पिताजी की याद है कि हम ग्रीटिंग बनाएं, पिताजी मतलब वो सारी चीज़ें याद, पिताजी की याद रहती थी। एक हफ़्ता वो याद रहनी बंद हो गई। और हमें लगता था, होता क्या था भी 2002 के बाद पिताजी ने स्कूल में आना कम कर दिया। जैसे ये गिफ्ट का दौर शुरू हुआ, कम कर दिया हुआ। आज जैसे समझ में आता है कि हमारे अंदर से वो
नेट स्लो है, लाइव रुक रहा है, ये दोबारा एक बार चेक कर लें क्योंकि मौसम शायद ख़राब है। मेरी तरफ से तो भी पूरा 4G की 5G की स्पीड से चल रहा है इंटरनेट, तो मेरे पास तो पूरा बढ़िया वाईफाई सेटअप है। आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे यहाँ से लाइव नहीं रुक रहा है। तो अब क्या हुआ कि हम वो दौर भूल गए, पिताजी स्कूल में आना कम कर गए, पिताजी बच्चों से इंटरेक्ट होना कम हो गए। उसके बाद क्या हुआ अभी जी, सारा स्कूल मिलके एक गिफ्ट दे देगा। फिर ये सिस्टम आया, अभी सारा स्कूल मिलके एक गिफ्ट दे देता था। लेकिन धीरे धीरे पिताजी ने, क्योंकि पिताजी को क्या पसंद था तो हमने जाना ही नहीं। हमने तो ऊपर के जो मेन लोग थे, जैसे जो फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कराते उस टाइम 2-3 टीचर थे, राकेश धवन थे, एक यूपी के थे साज बजाने वाले, एक ऐसे 2-3 टीचर थे जो फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कराते थे। हम तो उनके हिसाब से चलते थे भी, जैसा वो कर लेते। और ज़्यादातर हॉस्टल के बच्चे ये काम करते थे। हम बाद में डे बोर्डिंग में हो गए थे, डे स्कॉलर हो गए थे, डेली आना जाना बस से। तो ये सब हुआ तो पिताजी ने इंटरेक्शन कम कर दिया। फिर वो पिताजी ने फंक्शन ही बंद कर दिया है लास्ट में जाके। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो फंक्शन इसलिए नहीं था कि पिताजी को कल्चरल प्रोग्राम देखना है या एंजॉय करना है। वो फंक्शन बच्चों का पिताजी के प्रति प्रेम था, और प्रेम जिस तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जाता, वो पिताजी को वो तरीके पसंद थे। बच्चे ग्रीटिंग बना के लाएंगे, कुछ नया सोच के लाएंगे, नई नई बात बताएंगे, लेकिन वो कंसाइज़ कर दी गई भी सिर्फ 2-3 बच्चे ही ये सब कुछ कर सकते हैं। पहले 100 में से 3 बच्चे लिए गए, फिर पूरे स्कूल में से 5-7 बच्चे होते थे जो एक गिफ्ट प्लान करते। उस दौड़ में हम पीछे छूट गए। जो लोग ये VIP थे या स्पॉन्सर्ड थे या बड़े बड़े घरों के थे, उन लोगों को ही पता होता था गिफ्ट क्या लेना है, क्या करना है। हमें तो बोलते भी अगर आपको पैसा देना है तो दे दो गिफ्ट के तौर पे, गिफ्ट में लग जाएगा आपका खर्चा। उसके बाद एक्सटूडेंट स्कीम, जब हम स्कूल से निकल गए तो पिताजी हर महीने आखिरी शनिवार जो स्कूल से बच्चे चले गए थे छोड़ के, बाद में ख़त्म होने के बाद उनसे मिला करते थे, स्कूल या कॉलेज से सचखंड हॉल में मिला करते, या कभी मीटिंग भी लिया करते। एक फ़ोटो में जो मैंने डाली है उसमें एक फ़ोटो दिखेगी आपको, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, पिताजी स्टेज पे बैठे हैं। तो इस तरह के मीटिंग्स हमारी होती थी, तो उसमें पिताजी 2-3 घंटे देते। तो स्टूडेंट्स की जो बच्चे स्कूल से निकल चुके थे वो बच्चे सारे दोबारा इकट्ठे होते, मिलते, वहाँ पिताजी बातें करते। वहाँ भी ये सिस्टम शुरू होने लगा। वहाँ क्या था, पहले बच्चे जब शुरू में मीटिंग हुई, कोई बच्चा कुछ लेके आता कि पिताजी मैंने शीशे का काम शुरू किया, देखो मैंने शीशे में नक्काशी की है, ये आपके लिए लेकर आए हैं। पिताजी बड़ी खुशी खुशी पसंद करते। फिर कोई और चीज़ लेके आता स्पेशल, पिताजी मैंने ये स्पेशल आपके लिए बनाया। पिताजी वो क्या होता है, वो हम छोटी चीज़ होती है वो हम प्रेम से तैयार करते हैं, उसमें कीमत मायने नहीं रखती, कि पैसा नहीं मायने रखता, वो प्रेम होता है और पिताजी ले लेते। लेकिन क्या फिर हमारे जो बड़े बड़े लोग थे, ये रमेश चैल, दिलावर, मेवाराम, ABCD जो भी थे, तो ये सभी लोग क्या जी पिताजी को कॉमन गिफ्ट देंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन मोटरसाइकिल मंगा ली, एक दिन ATV मंगा ली, भी ये देंगे। तो पिताजी ने फिर वो मीटिंग लेना ही बंद कर दिया। पिताजी ने वो मीटिंग लेना ही बंद कर दिया बिल्कुल। वो मीटिंग में क्यों, वो मीटिंग का जो एजेंडा था, जो पर्पस था, वो ये था, यही था कि वास्तव में बच्चे अपनी सोच से चलें, अपनी क्रिएटिविटी से चलें। लेकिन जब उनके ऊपर थोप दिया गया वही चीज़ कि सिर्फ 3-4 बच्चे ही लीड करेंगे, बाकी किसी ने कुछ नहीं करना है, तो वो मीटिंग्स हमेशा के लिए बंद हो गई हमारी। पिताजी ने कोई मीटिंग लेना बंद कर दिया सारी। फिर क्या होता था, पिताजी सचखंड हॉल में मिलते थे हमें आखिरी शनिवार में। तो क्या हुआ, पिताजी सचखंड हॉल में मिलने आते, ठीक है, नियम बंधा हुआ था, आते, बोलते भी बात हो गई नहीं, सबको अच्छे काम के लिए आशीर्वाद, और चले जाते। तो बच्चों ने एक दिन डिसाइड किया, मैं भी उनमें था, कि यार पिताजी हमें टाइम नहीं देते और आते हैं सिर्फ इतनी बात बोल के निकल जाते हैं, और अगर पिताजी हमारे लिए हर महीने स्पेशल टाइम निकाल रहे हैं तो हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ नया करना चाहिए। तो हम क्या करते, मैंने ही अर्ज की थी, मैं कहा बाकी बच्चों की तरफ से, मैं कहा पिताजी भी हम आप टाइम देते हो, तो क्यों ना जब आप हमें टाइम दो तो आप हमसे कोई ना कोई बुराई छुड़ा दो, या अच्छा काम करने को कहो भी ये काम किया करें या ये बुराई छोड़ दें, तो हमें मतलब फ़ायदा हो इस मीटिंग का। तो पिताजी ने वो चीज़ मंजूर कर ली, और पिताजी ने ये बोल दिया भी आप लिख कर ले आया करो भी ये बुराई हम छोड़ना चाहते हैं, और फिर हम उसको छुड़वा दिया करेंगे। यकीन मानो तो वो 30 या 40, लगभग 40 महीने वो मेरी ड्यूटी थी। तो क्या हुआ, शुरुआत में 2-3 महीने जब ये चला तो फिर वही दौर आने लगा, वही रमेश चैल, दिलावर एटसेट्रा ABCD,
उन्होंने मेरे पे जोर देना शुरू किया, अभी ऐसा है, अभी हमारा ब्लॉक बना हुआ है बटर लाइन, इस ब्लॉक के 7 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, हमारी एक हायरार्की है भी, आप पहले जो पिताजी के सामने कागज़ रखने जा रहे हो हमसे अप्रूवल लो, हमसे अप्रूव कराओ, फिर वो पिताजी के सामने रखना है। तो कई बार किसी को पसंद नहीं आता था भी ये चीज़ें लिखनी सही नहीं है पिताजी के सामने। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम मैंने कभी भी रमेश चैल की बात नहीं मानी। रमेश चैल ज़्यादा इस पे ऐतराज़ करता था। जितनी बार भी हम मीटिंग में पेश होते उतनी बार हम ये लिख कर देते, पर कागज़ लिख के देते पिताजी को, और वो कागज़ पिताजी पढ़ते और फिर बच्चों से पूछते। उसमें एक चीज़ मैंने सीखी। एक बार क्या हुआ कि रमेश चैल ने क्या किया कि पर्टिकुलर नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हुआ है वो हुआ है। उसने बोला भी ये कागज़ पढ़ाना नहीं बच्चों को, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए वो कागज़ देने से रोक दिया कि ये कागज़ किसी ने पढ़ना नहीं है, पिताजी आके पूछेंगे तो भी सबने पढ़ लिया तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा, तो फिर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं होगा, पिताजी जिम्मेवारों को बोलेंगे तो जिम्मेवार में ये लोग आगे खड़े ही होंगे। लेकिन क्या, तो पिताजी तो फिर वहाँ चीज़ें जो मेरे अब सारी याद आती हैं। पिताजी आए, मैंने कागज़ रखा, मैं कहा पिताजी ये बच्चों की तरफ से जैसे रखते थे हर बार। पिताजी पढ़ के बोले बेटा सबने पढ़ लिया है, तो 90% 90% बच्चे बोले भी नहीं पढ़ा है जी। पिताजी कहते हैं ऐसा, चलो नहीं पढ़ा तो हम पढ़ के सुना देते हैं। तो पिताजी ने खुद पढ़ के सुना दिया। उसके बाद चलो वो मेरी लाज रख ली। अगले महीने फिर क्या हुआ कि फिर कोई कागज़ लिख के लाए, फिर वो तरीके से वो बच्चों तक पहुंचने नहीं दिया गया, या फिर बच्चों को तैयार किया गया कि किसी ने हाथ खड़ा नहीं करना है, और बोलना भी हमारा कोई तरीका मंजूर नहीं है, इस तरह से। और ये इस चीज़ों को लीडर रमेश चैल ही करता था। उन सभी बच्चों को तैयार कर दिया भी किसी ने हाथ खड़ा नहीं करना है, किसी ने कुछ नहीं करना है, भी ये सब मनमते हो रहा है, ये ब्लॉक के हम जिम्मेवार हैं, हमारे से बिना पूछे चलता है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है भी जिम्मेवार हम हैं तो हमसे बता के होना चाहिए, ये अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। फिर पिताजी आए, फिर पिताजी ने कागज़ पढ़ा, फिर पिताजी बोले भी सबने पढ़ लिया, मंजूर है। तो क्या हुआ कि वो रमेश चैल, दिलावर, 2-3 लोग थे, वो अकेले ही रह गए, बाकी सबने हाथ खड़े कर दिए। तो वहाँ फिर पिताजी ने हमारी लाज रख ली भी, वो लोग अकेले पड़ गए भी, उनकी बात में किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा आया, हमने कुछ ऐसी बात लिख दी जो बच्चों को जल्दी जल्दी हजम ना हो। मतलब चीज़ ऐसी थी कि बच्चे उस बुराई को आसानी से छोड़ नहीं सकते थे, ख़ास तौर पे बैचलर। वो चीज़ हमने लिख दी, और उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ऐतराज़ किया कुछ बच्चों ने कि ये क्यों लिख दिया। अब पिताजी के आने से पहले ही बहस काफ़ी हो गई उस मुद्दे पे। तो मैंने ये बात रख दी, मैंने कहा भी ऐसा है भी जिसको नहीं मंजूर होगा वो हाथ खड़ा मत करना, लेकिन जिनको मंजूर है, बहुत से बच्चों को मंजूर भी है, तो हम लिख लाए हैं। जिसको नहीं मंजूर है वो हाथ खड़ा मत करना। तो इस बात पे मामला शांत हुआ। लेकिन जब पिताजी आए और पिताजी ने पढ़ा तो फिर था वो थोड़ा सेंसिटिव इशू, और बच्चों के लिए आसान नहीं था, बैचलर्स के लिए ये सब कुछ करना। तो पिताजी ने बड़े तरीके से वचन किए उस दिन। या देखो पिताजी जाने जान है, लेकिन क्या है कि जो मैं आपको जिस बात पे पहुंचाना चाह रहा हूँ, पिताजी ने उस दिन वचन किए, कहते बेटा आप हर महीने आके ये बुराई छोड़ दो, एक बुराई छोड़ दो, बड़ा अच्छा लगता है हमें। और वचन किए भी, जिस तरह आप ये हर महीने आके बुराई छोड़ दो, तो इस वजह से, जो ये बुराई छोड़ने की वजह से आपको एक दिन स्पेशल तरह की खुशी मिलेगी। ये ऐसे ही वचन थे जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड भी। आपको एक स्पेशल तरह की खुशी मिलेगी, और बाकायदा आपको एहसास होगा कि ये खुशी आपको इस वजह से मिल रही है कि आप हर महीने आके यहाँ पे एक बुराई छोड़ते हैं। जब ये बात बोली पिताजी ने, बड़े खुशी में, मतलब बड़े खुश थे पिताजी उस कागज़ को पढ़ के, और बड़ी खुशी में वचन किए। तो बच्चे बड़े खुश हुए इतने अच्छे वचन सुन के। तो पिताजी ने फिर एकदम से बोला भी ठीक है, सबको मंजूर है तो हाथ खड़ा करके नारा लगा दो। तो बच्चों ने खुशी खुशी हाथ खड़ा करके नारा लगाया। 2015 में, अक्टूबर 2015 में मुझे निकाल दिया गया डेरे से। उसके बाद मैं 26 अक्टूबर को निकाला था। उसके 1-2 दिन बाद कैंप था, मेडिकल कैंप। तो मैं मेडिकल कैंप में सेवा करने गया, तो मुझे वहाँ भी आदेश दिया हॉस्पिटल के जो जिम्मेवार थे भी, आपने यहाँ सेवा नहीं करनी है। मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया। लेकिन इत्तेफाक कह लो या कहते हैं भी गुरु लाज रखता है। तो क्या हुआ कि पिताजी ने एक्स स्टूडेंट्स की मीटिंग भी साथ साथ वो बंद कर दी, क्योंकि मुझे कहीं भी पिताजी के सामने इंटरेक्ट होने से की इजाज़त नहीं थी।
तो पिताजी ने वो मीटिंग बंद कर दी, मतलब एक सचखंड हॉल में मिलना ही बंद कर दिया बच्चों से। और करीब 2 साल या लगभग जुलाई 2017 में, मतलब अक्टूबर 2015 नवंबर 15 के बाद पिताजी ने बच्चों से मिलना बंद कर दिया। और जुलाई 2017 में पिताजी ने फिर मीटिंग रखी। उसके बाद उस दौर में क्या हुआ, आई कैंप भी आया। जब 2015 का आई कैंप आया, तो आई कैंप का क्योंकि मैं जिम्मेवार हुआ करता था आई कैंप का, और आई कैंप जब आया तो पिताजी जब मेरे मन में, क्योंकि बात आ गई, ख्याल आ गया, मैंने कहा भी जिस आई कैंप का मैं प्रबंधक था या जिम्मेवार था, उस आई कैंप में मुझे जाने की भी परमिशन नहीं है, मतलब मेरे को परमिशन नहीं है कि मैं जाऊं उसमें। और कहाँ तो मुझे पिताजी ने उसका प्रबंधक बनाया था और कहाँ मैं उसमें जा भी नहीं सकता। तो कितना अजीब है, मतलब मेरे को मेरे मन में दुख था, मैं घर बैठा ये सब सोच रहा था। देखो कहते ना भी गुरु आपको एहसास कराता है कि वो आपके साथ है, और कैसे कराता है। तो ये कारण क्या था निकालने का, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। क्या हुआ कि जैसे ही आई कैंप शुरू हुआ तो पिताजी डेरे में ही थे, और पिताजी ने बोल दिया भी हम कैंप में नहीं आ सकते, आप नारा लगा के कैंप शुरू कर लो। तो क्या हुआ कि नारा लगा के पिताजी ने, मतलब जो डॉक्टर आए थे उन सब ने नारा लगा के कैंप शुरू कर लिया। जैसे ही नारा लगा के कैंप शुरू हुआ, उसके जस्ट 5 मिनट बाद पिताजी ने मैसेज भेजा कि आधे घंटे बाद मजलिस होगी और संगत में अनाउंस कर दो भी आधे घंटे बाद मजलिस होगी, शूटिंग से अलग मजलिस होगी, पिताजी मजलिस में आएंगे। मतलब मेरे ये बात समझ में आई कि पिताजी के पास टाइम भी था, पिताजी ने स्टेज पे आना भी था, मजलिस भी रखी, और स्टेज पे आते हुए पिताजी कैंप का मुहूर्त करते थे। लेकिन उस दिन जी कौन सी बुराई थी जो छोड़ने से पहले पिताजी ने वचन किए थे, मैं बताऊंगा, बाद में बताता हूँ जी, मुझे याद करा देना जब सवाल लूँगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही पिताजी मजलिस में आना था पिताजी ने, और लेकिन कैंप को 5 मिनट पहले ही बोल दिया भी हम नहीं आ सकते, नारा लगा के आप मुहूर्त कर लो। तो क्या हुआ, यकीन मानिए, आपको सबको पता होगा आई कैंप में पिताजी जाते थे और मरीजों से भी मिलते थे, सबको दर्शन देते थे, बेडों के पास भी जाते थे, मरीजों के वार्ड में आते थे, नहीं तो ऑपरेशन वाले मरीज इकट्ठे करके हर दिन मिलते थे जितने दिन कैंप चलता था। लेकिन 2015 का वो कैंप ऐसा था, पिताजी कैंप में गए नहीं, और गए नहीं तो जैसे कह लो कि मेरी लाज रख ली। मुझे ये महसूस हुआ कि जिस कैंप का मैं जिम्मेवार था और मुझे उस कैंप में इजाज़त नहीं थी जाने की प्रबंधकों की तरफ से, स्वयं पिताजी भी उस कैंप में नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन ऑपरेशन शुरू होने थे, तो ऑपरेशन थिएटर में पिताजी आते थे एक दिन बाद। तो जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में पिताजी ने आना था, तो मुझे लगा कि मेरे को लगा भी पिताजी जब कैंप में नहीं गए और मजलिस में आए, मुझे ये महसूस हुआ भी शायद पिताजी मेरे दिल को तसल्ली देने के लिए पिताजी ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि पिताजी को कैंप में जाना चाहिए, और अगर मेरी वजह से ये हो रहा है तो मैं खुद ही चला जाता हूँ वहाँ पे। तो मैं खुद ही कैंप में चला गया 13 तारीख में, अगले दिन। हॉस्पिटल में पिताजी ने ऑपरेशन थिएटर में आना था, तो पिताजी ऑपरेशन थिएटर में जब आए तो मैं हॉस्पिटल के गेट पे ही खड़ा था। तो जैसे पिताजी हॉस्पिटल के गेट में दाखिल हुए और मेरे पास ही गाड़ी रोक के मुझसे पूछते हैं अभी कहाँ से एंट्री है हॉस्पिटल में, भी कौन से गेट से एंट्री है, भी कहाँ से जाना है, मुझसे ही पूछा पिताजी ने आके भीड़ में। मैं ही मेरे पास गाड़ी रोक के, और पिताजी ऑपरेशन थिएटर में कहाँ, तो पिताजी ऑपरेशन थिएटर में हर एक डॉक्टर के पास जाते थे, उनके साथ पास खड़े होकर, आपने देखा होगा डॉक्टर आदित्य ऑपरेशन करते थे, जसमीत भाई खड़ा हो, और पिताजी खड़े होके ये सब कुछ कराते थे ऑपरेशन अपने सामने। उस दिन पिताजी सिर्फ अंदर गए और बाहर आए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए और सीधा बाहर आ गए। तो ये सब हुआ, और जब ये सब हुआ तो मुझे यकीन होने लगा भी उस आज जब मैं रिकॉल करता हूँ सारी चीज़ें, कि पिताजी को रीस पसंद नहीं थी। आप अपने प्रेम में कोई भी काम करो, कुछ भी करो, पसंद आता है पिताजी को। 2 एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। किसी माता के घर पिताजी ने जाना था, तो उस जैसे हम हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम कहते हैं ना नाश्ता बनाना है, तो बोले पराठे बना लो, पराठे बना तो भी अच्छे से इस पर घी मक्खन लगा देना, बढ़िया सा पराठा बनाओ घी मक्खन लगा के। लेकिन रूटीन में हम ऐसे नहीं करते थे, रूटीन में हम घरों में मतलब इतना तला हुआ पराठा नहीं खाते हैं, लेकिन गेस्ट जब आ जाए तो हम अच्छे से पराठा बनाते हैं।
अब क्या हुआ कि पिताजी ने उस माता के घर जाना था और माता को शौक़ था कि पिताजी आएंगे, मैं मक्खन से बना के आलू के पराठे पिताजी को खिलाऊं। पिताजी ने उनके घर पहुंचना था, उससे पहले जैसे सिक्योरिटी वाले पहुंच जाते हैं या बहनें पहुंच जाती हैं, तो ऐसे कुछ बहनें पहुंच गई। उन्होंने बोला खाने में क्या बनाया? बोले नाश्ते का टाइम है, बढ़िया मक्खन तल के आलू देसी घी के आज जैसे भी हैं आलू के पराठे बनाएं। तो चिल्लाने लगे वहाँ पे लोग, कहते पिताजी तो तला हुआ खाते हैं, पिताजी ये नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते। बोले उसने अपने पराठे पैक कर दिए और उसके बाद क्या हुआ कि पिताजी ने जो पिताजी के साथ जो सेवादार गए थे उन्होंने पिताजी के लिए उबला हुआ खाना, जो पिताजी रूटीन में खाना खाते हैं वो खाना बना दिया, जैसा खाना पिताजी खाते थे। तो जब पिताजी घर पे आए तो वो खाना परोसा गया, तो पिताजी उस खाने को देख के बोले, कहते भी हमारा तो आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, ये खाना तो हम रोज़ खाते हैं। जैसे पिताजी ने ये बात बोली तो वो खाना हटा दिया गया और आलू के पराठे बने हुए थे रख दिए। लेकिन क्या है कि इस चीज़ को आप ये समझिए कि पिताजी तला हुआ नहीं खाते थे। ऐसा एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बार पिताजी यूपी दरबार में गए और यूपी दरबार में सेवा चल रही थी। पिताजी अचानक से तेरावाद से निकल के बाहर किसी गांव की तरफ चल दिए पैदल, और रात का टाइम था। पिताजी चादरा बांधा हुआ था, ऊपर कुर्ता पहना तो नीचे चादरा, जैसे गांव में आम रूटीन होता है रात में चादरा बांध के चल दिए। तो किसी कुटिया थी, एक कुटिया में गरीब की किसी की कुटिया थी, कच्चा घर था। बोले ये घर किसका है? तो बोले जी ये घर तो इस फलाने सेवादार का है। बोले वो कहाँ पे है? बोले वो तो पता नहीं जी। पिताजी कहते भाई एक काम करो, ताला तोड़ दो। और ताला तोड़ के पिताजी घर में जाके बैठ गए उस घर में। उसके बाद क्या हुआ कि उस सेवादार को बुलाया गया। जैसे ही वो सेवादार आया, पिताजी बोलते भी कुछ खाने को है? तो अब सेवादार बोला जी, वो सोचने लगा भी क्या खाने को लाऊं। तो वो अपने किचन में जैसे भी उसके पास सामान था, उसके पास इतना सा गुड़ का टुकड़ा था सिर्फ। तो वो गुड़ का टुकड़ा एक छोटे से प्लास्टिक के ढक्कन में लेके ऐसे खड़ा होकर पिताजी के सामने उसने परोस दिया कि पिताजी ये है मेरे पास। तो पिताजी कहते भी ऐसा है, खाना तो हमने खा लिया, कुछ मीठा खाने का दिल था, हमारे पास था नहीं, सोचा तेरे पास है तो तेरे पास खाने चले आए। तो वो गुड़ का टुकड़ा उठाया और खा लिया पिताजी ने। अब आप ये दो किस्से समझिए और सोचिए कि क्या है पिताजी की वास्तविक सोच और क्या है ये सब। ये सोच ऐसी ही है कि पिताजी को सिर्फ आपसे प्रेम है और आपका पिताजी से प्रेम है, और ये प्रेम किसी प्रोटोकॉल में नहीं है। ये नहीं है भी नाम चर्चा में इस तरह से बैठेंगे तो ही नाम चर्चा में बैठने का तरीका है, या सिर झुका के बैठेंगे या आँख बंद करेंगे या खोलेंगे। प्रोटोकॉल नहीं होता है जैसे हम आम दुनियादारी में देखते हैं। जैसे किसी, मान लो हम तो हिंदू हैं, हिंदू धर्म में ज़्यादा रहे हैं, पंडितों के चक्रों में रहे हैं। जैसे कोई पंडित हवन करने आया, बोला भी अब मैं मंत्र पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद सुबह कर देना, उसके बाद ये 2 चम्मच डालने हैं, अब 1 चम्मच डालना है, फिर ये चावल की ढेरी है इसे गिरा देना है, इसके ऊपर 4 चावल रखना है, इसके ऊपर नदी मतलब तुलसी रख देनी है। मतलब ये सारा चीज़ प्रोटोकॉल है और हमें खुद नहीं पता होता कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। मतलब कुछ नहीं पता होता कि ये सब क्यों कर रहे हैं। ऐसा ही प्रोटोकॉल हमने डेरे में भी देख लिया। पिताजी आएंगे, पिताजी के लिए ये चीज़ खाने में होनी चाहिए, ये पिताजी को पसंद है, ये नहीं पसंद है। कितनी बार आपने रूबरू नाइट में देखा, खेत में किसान था, पिताजी हमारे इस बार तरबूज बड़े अच्छे हुए हैं, एक तरबूज मैं आपके लिए लाया हूँ, ये रख लो। पिता कहते भी ठीक है रख लेंगे। एक आदमी आया करोड़पति, पिताजी स्पेशल मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, पिताजी बोलते भी हमारी तरफ से अपने पास रख लो। मतलब ऐसा नहीं है। पिताजी सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रेम देखते थे भी। आप जो मेरा सब कुछ समझाने का मतलब है कि आप अपने प्रेम में कुछ भी करो, पिताजी से आपका प्रेम है, वो प्रेम में आप कुछ भी करो, पिताजी को वो सब मंजूर है। लेकिन जब आपको बंगीदास ऊपर 15 मेंबर 25 मेंबर प्रोटोकॉल सिखाते हैं कि पिताजी के सामने जाना है, ये बात बोलनी है, ये नहीं बोलनी, यकीन मानिए इस दौर में मैं निकला ना, जैसे शुरुआत में तो हम 2-3 लोग ही थे। जब बिल्कुल 25 अगस्त के बाद जब हमने शुरुआत की 2-3 लोग ही थे। उसके बाद हमें लगा अभी जब लोग इकट्ठे हो गए हमें एक पेज बनाना चाहिए, तो हमने ये पेज बनाया। फिर हमें लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लाइव आना चाहिए, सब कुछ चलता रहा। लेकिन इस दौर में जितने भी लोग मुझे मिले वो सब ऐसे ही मिले कि जिन्होंने कभी प्रोटोकॉल नहीं देखा, जिनको पिताजी से जो बात करनी थी वो खुल के करनी थी। उनको दिल में आया कि आज मुझे पिताजी से मिलना है, तो घर से चल दिए भी बस पिताजी से बात करके ही आनी है। ये नहीं पता था अभी कौन सी सिफारिश लगेगी, कौन मिलवाएगा कौन नहीं मिलवाएगा। संजीव झा जी हैं यहाँ लाइव, वो आपको
बताएंगे। उन्होंने मुझे किस्से बताए अपनी लाइफ के कि क्या होता था कि वो कहते हैं मेरे दिल में आया कि चलो आज पिताजी से जाके पूछ के आना, ये बात पूछनी है। चल पड़ते थे, दिल्ली से चल पड़ते, डेरे पहुंच जाते, कोई सिफारिश नहीं थी, कुछ नहीं थी, अपने आप माहौल बनता, अपने आप पिताजी ऐसा खेल रचते कि वो बात पिताजी से उनकी हो जाती। ऐसे ही लोग मुझे मिले, बहन वीरपाल है, उनके बड़े किस्से हमने सुने कि कैसे पिताजी उनसे मिल लेते थे। और एक ऐसे भी थे, मैं ऐसे दौर से भी निकला हूँ जहाँ मैं सोचता भी यार ये आदमी मेरी पिताजी से बात करा दे, ये आदमी बात करा दे। फिर वो आदमी आपको बताता भी ये वाली बात मत करना, ये वाली बात करना, ये सिफारिश लगा देंगे, यहाँ पे आपको बिठा देंगे, सब कुछ कर देंगे। ये सारी चीज़ें भी हमने उस दौर में देखी, मैंने तो एटलीस्ट देखी, और किसने ना देखी हूँ। लेकिन अगर मैं आज रिकॉल करता हूँ सारी चीज़ें तो मुझे वो पल याद आते हैं जो हमने सोच लिया और चल पड़े और पिताजी ने वो सुन लिया और वो हुआ। उसमें हमने कोई सिफारिश नहीं लगवाई, कुछ नहीं, कैसे पिताजी ने खेल रचा कैसे नहीं रचा, लेकिन हम जो चाहते थे वो हुआ। और ऐसी न जाने कितनी इच्छाएं जो थी वो पूरी हुई। ये सारी चीज़ें आपके सामने भी आएंगी। लेकिन अभी आपको क्या सिखाया जाता है, अभी हमें क्या सिखाया जाता है भी, ये प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे हमने लिखा भी पिताजी से माफ़ी मांग लेते हैं कि पिताजी पंचकूला जाके गलती करी, प्रबंधकों की बातों में आके हमने गलती कर दी। बोला नहीं ये प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसे नहीं लिखना, ये पिताजी को पसंद नहीं है। इवन शोभा तो उस टाइम ऐसे बोलती थी भी जो भी चिट्ठी लिखेगा वो चिट्ठी हमारे पास आ जाएगी जेल से, हमें पता चल जाएगा किस किस ने लिखी है। मतलब पिताजी से हम माफ़ी मांग रहे हैं तो तुम्हें पता चल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब ये तो है एक अच्छा पार्ट, आपकी लाइफ में भी सब कुछ होगा। अब आ जाएं दूसरे तरफ। दूसरी तरफ क्या है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब ये चीज़ भी कैसे क्राइम में इस्तेमाल हो जाती है, भी क्राइम कैसे करना है। मतलब आपको समझ नहीं आता है कि जो मैंने अब 2-3 दिनों में कुछ लोगों से बात की भी, कैसे लोग क्राइम कर रहे हैं, मर्डर तक कर देते हैं और उनको लगता है भी ये कैजुअल है, भी ये तो रूहानियत में आम ही है। मतलब मैंने उनकी बात सुनी, बोले मर्डर हो गया जी, कर दिया या मार दिया किसी को, भाई ये तो मरना ही था जी, ये तो रूहानियत में है ही ऐसे। रूहानियत तो अलग चलती है, भारत का कानून थोड़े रूहानियत को चलाता है। मतलब ये चीज़ें मैंने सुनी। और उसके बाद जिन चीज़ों को आप समाज में मानते हो ना बड़ा घटिया किस्म का क्राइम है या जघन्य अपराध हैं, वो लोग जो जिनको हम सतब्रह्मचारी कह देते हैं, या सतब्रह्मचारी ना कहो, जो बहुत करीबी हैं पिताजी के, जो भक्त कहलाते हैं, हमें लगता है कि यार ये बड़े भक्त हैं, पिताजी बड़ा टाइम इनसे बात करते हैं, वो भक्त सो कॉल्ड जैसे भी हम कह लो, वो भक्त कितने बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं और उनको लगता है क्राइम उनका साथ देने वालों को लगता है भी ये रूटीन है, ये होने चाहिए क्राइम। भी ये क्राइम तो क्राइम नहीं है, वास्तव में ये भक्ति का पैमाना है, ये रास्ता है। वो जो क्राइम मैंने सुने और अब मैं आपको समझाना शुरू करूँगा, वो क्राइम की दुनिया भी कैसे ये क्राइम की दुनिया अध्यात्म में चलती है और क्यों उसका जो रिज़ल्ट है वो ये निकल के आता है कि वो अपनी मर्ज़ी से गया और अपनी मर्ज़ी से आएगा। मैं आपको एक स्पेसिफिक नाम बताता हूँ। मैंने नाम पूछा, आपके माइंड में सेटअप होगा ना भी ये आदमी जो बोलेगा तो सच ही बोलेगा। जैसे मान लो भैया आपको लगता है भी ठीक है आपका 45 मेंबर बोल रहा है तो भैया 45 मेंबर बोल रहा है, सच ही बोल रहा होगा। चलो डेरे का कोई जिम्मेवार ब्रह्मचारी बोल रहा है, साधु बोल रहा है, सच ही बोल रहा है। उसके बाद उसके ऊपर चले जाओ, जो डेरे का एडम ब्लॉक का व्यक्ति है छोटे लेवल का, जैसे मान लो गुरदात गोभी राम है, भी सच ही बोल रहे हो। उसके ऊपर चले जाओ, विपासना है, शोभा है, या PR नैन है, या मोहनलाल सुखदेव दीवाना भी सच ही बोल रहे होंगे। उससे ऊपर चले जाओ जो तेरावास के अंदर ही रहते थे, राकेश है, गुरलीन है, धर्म सिंह है, भी ये सच ही बोलते होंगे। उससे ऊपर फिर सोचते हो चलो यार शाही परिवार में भाई जसमीत हैं, भाई बहन, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, भी अगर ये बात बोल रहे हैं तो ऐसे आपने कोई ना कोई कनेक्शन तो कहीं ना कहीं बना ही रखे थे, बना रखे हैं आज भी चलो ये लोग जो बताएंगे तो सच ही बताएंगे। अब ये चीज़ आज किस रूप में मेरे सामने है और क्यों आपको ये सब कहा जाता है भी चुप रहो, ये जो मोहित हो रहे हैं, मैं हूँ मोहित गुप्ता हो रहे हैं, ये डेरा बंद करवा के मानेंगे, डेरा बंद करवाएंगे। आखिर क्यों ये सेंटेंस आपके सामने वास्तव में आता है। वापस से चलते हैं। 1990 का एक किस्सा है कि फ़कीर चंद का मर्डर हो गया। फ़कीर चंद एक डेरे के अंदर मैनेजर था, अभी उसका मर्डर हो गया। मर्डर, अब फ़कीर चंद डेरे का
मेन सेवादार प्रबंधकों में, ऊपर के टॉप लेयर में काम करने वाला। अब उसकी पोस्ट खाली होने से किसको उसकी पोस्ट मिलनी थी, क्या कुछ होना था, वो गायब हो गया, दोबारा नहीं आया। उसका केस आज भी गोलमाल है, चल रहा है। उसके बाद आगे चलते चलते चलो 2002 में रामचंद्र छत्रपति एक पत्रकार था, उसका मर्डर हो गया। फिर एक रंजीत था जो 10 मेंबर, आज जिन्हें 45 मेंबर कहते हैं, उस टाइम 10 मेंबर कहते थे, उस आदमी का मर्डर हो गया। 2007 में हम देखते हैं कि कुछ लोग, जब ये डेरा सिख लड़ाई हो गई हमारी सिख धर्म से, जो कहते हैं भी पोशाक मामले में, उसके बाद लोगों ने आग लगा लिया, आत्मदाह कर लिया कुछ लोगों ने। फिर कुछ लोग ब्रह्मचारी थे, वो अचानक से गायब हो गए, सुसाइड कर लिया, कुछ मिसिंग हो गए, आए ही नहीं निकल के। कुछ लोग अपनी सर्विस रिवॉल्वर से कोर्ट में गोली मार के मरने लगे। ये सब करते करते फिर बरगाड़ी वाला कांड भी आया। अभी बरगाड़ी में ग्रंथ था, जो सिखों का ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके पन्ने फाड़ दिए। उसके बाद आया अभी 2017 में मोड़ मंडी में बम ब्लास्ट हो गया। फिर 25 अगस्त वाला दंगा आ गया। उसके बाद भी ये महेंद्र पाल बिट्टू मारा गया जेल के अंदर। फिर एक मनोहर लाल जो था वो मारा गया। नोएडा के अंदर मनीष जो साधु था वो मारा गया। मतलब हम सोचते भी ये सारा कुछ है। अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। यही चीज़ें जो अब आम संगत में तो हमारी यहीं तक सीमित हैं, लेकिन जो डेरे की वीआईपी गिरी है ना, जो वीआईपी तबका चलता है सारा, वहाँ पे क्या मतलब ब्रह्मचारी जो हैं, साधु हैं, वो कैसे सोचते हैं। एक्चुअली ब्रह्मचारियों को भी 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है डेरे के अंदर। कुछ बहुत गरीब घरों से हैं जिनके पास कोई बैकअप नहीं है, बहुत गरीब घरों से आते हैं, बिल्कुल कोई परिवार में उनका ज़मीन जायदाद नहीं, कुछ नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत मिडिल क्लास से आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े अच्छे परिवारों से आते हैं जिनके ज़मीन जायदाद है, और कुछ ऐसे हैं जो क्रिमिनल टाइप के हैं। एक नाम मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ, जो मैंने इन 3-4 दिनों में, मैं आपको ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे बता रहा हूँ, और ठीक है कोई केस करना चाहे तो कर देना। धर्म सिंह एक नाम जो मुझे डेरे के टॉप लेयर के लोगों से बात करके समझ में आया। मैंने पूछा कि समझा, कहते जो डेरे के अंदर साधुओं के अंदर, सतब्रह्मचारियों के अंदर धारणा जो बनती है ना, कैसे पिताजी को समझना है, पिताजी से कौन सी बात करनी है, या जो भी क्रिमिनल माइंड सेटअप है, अभी क्राइम कैसे करना है अध्यात्म रूहानियत के नाम पे, वो उसका जो मास्टरमाइंड है, या जो कह लो जो सबसे पहले जो डेरे में क्राइम की सोच लेके पनपने वाला आदमी है अध्यात्म आस्था के नाम पे, वो धर्म सिंह है। उसके बराबर में खट्टा सिंह को आप ले सकते हो, उसके बराबर में मोहनलाल और दर्शन प्रधान और सुखदेव दीवाना। ये 5-6 लोग थे जो डेरा के प्रबंधक थे 1990 में। इंदर सैन जी कागजी काम देखते थे, कानूनी तौर पे प्रबंधक थे, लेकिन ये कमेटी थी नीचे 5 लोगों की। अब यहाँ से शुरुआत हुई और फ़कीर चंद का मर्डर होना, क्योंकि वो इनकी टीम में जैसे मेंबर नहीं बन पाया। जो 1990 से पहले पिताजी के करीबी रहे हैं गद्दी पे आने से पहले, उन लोगों का भी ये कहना है कि धर्म सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पिताजी को गद्दी पे आने से पहले गन पॉइंट पे धमकाया था, अभी अगर गद्दी पे बैठने का सोच लिया या गद्दी पे बैठ गए ना, तो आपकी मिट्टी भी श्री गुरुसर मोडिया नहीं पहुंचेगी। तो धर्म सिंह वही व्यक्ति था जिसने पिताजी को धमकाया। हाँ, ये पिताजी का रसोइया, किचन संभालता जो पिताजी की, वो व्यक्ति, मुझे जानकारी जो मिली है। अगर नहीं है तो धर्म सिंह इन 5 में से कोई एक है, लेकिन खट्टा सिंह नहीं था। खट्टा सिंह ने भी एक बार क्या हुआ, रिवॉल्वर लेके पिताजी के ऊपर तान दिया जब पिताजी गुरगद्दी पे नहीं आए थे। तो कहते हैं कि पिताजी ने ऐसे गर्दन से पकड़ के खट्टा सिंह को हवा में 2 फुट ऊपर उठा दिया था एक हाथ से, और फिर समझाया था कि परम पिताजी कहेंगे, हुक्म करेंगे तो हम सेवा करेंगे, जिसके बाबा में दम हो तो रोक के दिखा दे। मतलब ये वो टीम थी 5-6 लोगों की जो वास्तव में पिताजी को गद्दी पे बैठने देना नहीं चाहती थी। और कहते हैं भी 1990 के जस्ट बाद जब ये लोग छोड़ के भी चले गए थे, मतलब ये लोग डेरा छोड़ के चले गए भी, ये कह के भी पिताजी हमें इस गद्दी पे मतलब मंजूर नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि आप देखते हैं वीडियो आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है, मैंने
बातचीत हो रही है पिताजी के एक पुराने दोस्त से, नाजर सिंह रोमाना जी हैं, उनसे बातचीत चल रही है। वो भी ये बात बोल रहे हैं कि उनको पिताजी ने बात बोली भी, जब गद्दी पे पिताजी आए तो पिताजी का प्रबंधकों ने विरोध किया। तो हुआ क्या कि प्रबंधक छोड़ के चले गए, ये जो 3-4 लोग थे अपने घर जाने लगे भी, हमें नहीं रहना डेरे में, हमें मंजूर नहीं है, सब कुछ है। तो कहते हैं 7 दिसंबर 1991 को हजूर पिताजी ने परम पिताजी को अर्ज़ की कि पिताजी हमारी आपसे एक अर्ज़ है कि आप इन सबको माफ़ी दे दो और इन्हें बुला लो डेरे वापस। तो जैसे वो नाजर सिंह रोमाना जी बताते हैं ना, अभी बहुत से लोगों को वापस बुलाया गया और जो इन्होंने गलतियाँ करी हैं आप इनको माफ़ कर दो। कहते हैं कि परम पिताजी ने उस टाइम वचन किए भी, हमने चोला छोड़ना था आज, लेकिन अब हम 1 हफ्ते बाद चोला छोड़ेंगे, हम इनको माफ़ करेंगे, लेकिन इनका जो पाप है वो हमें अपने शरीर पर भुगतना पड़ेगा, तो हम 1 हफ्ते बाद चोला छोड़ेंगे। ये सुनने में आता है, अब किस्सा कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी लोगों ने बताया। तो ये सब हुआ और उस टाइम वो लोग वापस आए सारे, और ये इस तरह से डेरा आगे बढ़ा। लेकिन क्योंकि पिताजी ताकत तो थे ही, रूहानी ताकत तो दी थी, परम पिताजी ने बख्शी थी, और वो तो अवतार पुरुष हैं, उनको ताकत बख्शी, वो तो चलो एक दुनियावी तौर पे होता है। जब ये सब कुछ चला हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास में भी आदमी गुरु से बेमुख हो गया, अलग चल पड़ा, गुरु का दुश्मन बन गया, भी गुरु का दुश्मन है इसको तो मार दो। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि कट्टरपंथी शुरू की, और ये कट्टरपंथी इन 5 लोगों ने ही शुरू की, इन 5 लोगों ने ही शुरू की भी किसी भी तरह पिताजी को फंसाएं। फिर चाहे उसमें कालू राम एक सतब्रह्मचारी था, उसका मर्डर कर, उसको आतंकवादी घोषित करवाया, उसका मर्डर कर, एनकाउंटर करवाया, बाद में वो वापस लिया गया केस। ये सब चीज़ें क्या थी कि पिताजी को परेशान किया जाए। 98 के बाद ज़्यादा परेशान करने लगा, तो करते करते 2007 का भी दौर आया जब डेरा सिख विवाद हुआ। वो हम लाइव टॉपिक अलग से लेंगे, डेरा सिख जो लड़ाई हुई वो भी वास्तव में डेरे के प्रबंधकों ने ही प्लान की थी। आपको लगता है ना कि डेरा सिख विवाद में सिखों ने हमला किया था या ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे पास पूरे सबूत आए हैं, कुछ लोगों ने बताए हैं, कुछ ने दिए भी हैं। वो लड़ाई भी वास्तव में डेरे के मैनेजमेंट ने ही प्लान की थी, ना कि सिखों की तरफ से प्लान हुई थी। वो हम किसी दिन अलग लाइव करेंगे। उसके बाद क्या, जो जुनूनी लोग थे ना, जिनको जैसे जो रीस करते थे, रूहानियत सीखते थे आसपास के लोगों से, धर्म सिंह जैसे लोगों से, इस लोगों से रूहानियत सीखते थे। इन्होंने क्या सिखाया कि यार ये आदमी पिताजी के ख़िलाफ़ हो गया, ये पिताजी को फंसाएगा, ये पिताजी के ख़िलाफ़ गवाही दे रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो ऐसे करके आदमी मारने शुरू कर दिए। किसी ने मुझे बताया भी, अब कुछ सेवादार जुनूनी होते थे, अच्छा जी पिताजी के ख़िलाफ़ जाएगा, पिताजी को जेल भेजेगा, मार दिया। असल में क्या था, वो उनकी आपसी दुश्मनी में मारे जा रहे थे, वो आपसी खींचतान में। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो गायब हो गए, कभी सामने नहीं आए। कितने ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में मारा गया और नेचुरल डेथ दिखा दी गई। मतलब जिसने मुझे सब कुछ बताया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे पता भी हैं, कुछ चीज़ें एविडेंट हैं भी। ये सारी चीज़ें होती रही। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अड़ जाते, जी पहले पिताजी से कहलवाओ। तो क्या तरीका अपनाया जाता कि पिताजी सचखंड हॉल में बिठा दिया जाता 10 सेवादारों के बीच में। जिस आदमी को मर्डर करने की परमिशन दिलानी है उसको क्या बोल रहे हैं कि पिताजी फ़लाने ब्लॉक का है, सेवा पे जा रहा है, भी आप इसको आशीर्वाद दो जी। अब पिताजी ने तो भी सारी सेवा पे ही जा रहे हैं, ठीक है बेटा सेवा पे जा रहे हो, आशीर्वाद है। तो पिताजी ने आशीर्वाद दे दिया। अब उसको लगा जी मेरे को तो मर्डर करने का आशीर्वाद मिल गया, वो चल पड़ा, और चल पड़ा तो मर्डर भी कराया। एक व्यक्ति मुझे ऐसा भी मिला, कहता जी मुझे ऐसे बोला गया कि इस आदमी का मर्डर कर दो, उसके बाद जिस गिलास में पिताजी पानी पीते हैं ना, उस गिलास में आपको पानी पिलाया जाएगा प्रसाद के तौर पे। ये तो पिताजी का सबसे ही स्पेशल काम है। मतलब अब मैं उन ब्रह्मचारियों से बात करता हूँ, उनमें इतना खौफ है, कहते भी अगर हम खिलाफ़ जाएंगे मैनेजमेंट के तो धर्म सिंह जैसे लोग हैं हमें मरवा देंगे। मतलब ये चीज़ें उनको लगता है भी पिताजी के खिलाफ़ जाने में जो वास्तव में जितने साधु ब्रह्मचारी मरे वो रूहानियत के तरीके से मरे, उनको ये लगता है। असलियत ये है कि धर्म सिंह, मोहनलाल, सुखदेव दीवाना, जो वो एक मुख्तियार सिंह है ना मीडिया में आके बोलता है, वो गलत नहीं बोलता है, वो बुज़ुर्ग से जो बोलते हैं
वो गलत नहीं बोलता। ये वास्तव में क्या आस्था के नाम पे न जाने कितने लोग मार दिए गए, और आज जितने भी ब्रह्मचारी साधु डेरे में हैं यही डर उनके अंदर पनपता है कि हमें भी मार दिया जाएगा अध्यात्म के नाम पे, और हमें मरना नहीं है, हमें ओढ़ निभानी है। उनको लगता है कि जिन लोगों का वास्तव में मर्डर हुआ वो जेन्युइनली गलत थे, इसलिए उनका मर्डर हुआ। एक पर्टिकुलर किस्सा चलो किसी का नहीं सुनाते, वो फिर टारगेटेड हो जाएगा। यही चीज़ें उनमें पनप रही हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा पिताजी से प्रेम है और पिताजी के साथ हमने ये प्रेम निभाना है, और कुछ भी करो, और पिताजी से आपके दिल में जो बात है वही आपके सामने होनी चाहिए। जो आपके दिल में पिताजी बोलते हैं भी, रूहानियत में जो आदमी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, वो तरक्की नहीं करता। यही चीज़ें मैंने पिछले 2-3 दिनों में समझी हैं कि वास्तव में जो डेरे में वीआईपी बने हुए हैं उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब क्या होता है कि जब हम किसी ब्रह्मचारी को बोलते हैं कि भाई अब तुम सामने क्यों नहीं आते, उनको क्या लगता है कि जो ये तो सिर्फ एक 2 मर्डर केस हैं जी और एक रेप केस है भी, अगर हम ऐसे खुल के सामने आएंगे, मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ जाएंगे, जो इतने सारे लोगों के मर्डर हुए, इतने सारे लोग अचानक से गायब हो गए, इतने सारे दंगे करवाए, क्राइम करवाया, बसें फुकवाई, आग लगवाई, बम ब्लास्ट कराए, ये सब जो हुआ भी ये सब पिताजी पे आ गिरेगा। और उनको लगता है रूहानियत के तरीके से ये सब कुछ सही हुआ। उनको नहीं मालूम है कि वास्तव में ये आपसे करवाया गया। उनको लगता नहीं है हमने रूहानियत में सही किया। इवन एक आदमी को मैंने अम्बाला जेल, कुलदीप है जो निर्मल कुलदीप हैं, उनसे बात करने के लिए भी अम्बाला जेल में भेजा। मैंने कहा यार तरीके से एक बार उन तक पहुँचो और उनसे पूछो, उनके दिमाग में भी यही चल रहा है भी जो हुआ वो सही हुआ, जो हमने किया वो सही किया, रूहानियत में ये सही है। अगर हम जेल भुगत रहे हैं तो ये मालिक की कृपा है, हमारी सेवा लगी है जी जेल में जेल भुगतना। मतलब कमाल है कि सबको मतलब ब्रह्मचारी ये मानते हैं कि मर्डर होना आम बात है, किसी को मार देना। उनको लगता है कि पिताजी इतने मतलब इस तरह के हैं, जबकि उनको ये सारे काम उनके प्रबंधकों ने करवाए। अब क्या है, ये सब चीज़ों के ऊपर प्रबंधक पर्दा डालना उनको पता है भी, अगर संगत खड़ी हो जाएगी, अगर डेरे के वीआईपी लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा ये खेल और वो खड़े हो जाएंगे। वास्तव में सभी के सभी प्रबंधक, जितने भी ऊपर का ये ढांचा है, जितने भी वीआईपीज़ हैं ऊपर के, ये सभी के सभी जेल चले जाएंगे। इन सबके जितने भी मर्डर किए हैं, जितने भी इन्होंने अपराध किए, सब सामने आ जाएंगे। और जिनको इसके बारे में जानकारी है वो है डेरे के अंदरूनी लोग। वो उनको क्या सिखाते हैं भी, ये सब आप मत बोलो। क्यों? अगर ये सब बोलोगे तो इतने सारे किस्से निकल के सामने आ जाएंगे, पिताजी कभी जेल से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो बेटर ये है कि पिताजी ने रूहानियत में सब कुछ किया है और पिताजी ही अपनी मर्ज़ी से जेल गए हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से सब कुछ सेटलमेंट करके बाहर आएंगे। ये वास्तव में जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकलता है कि असल में मैनेजमेंट के जो इतने सारे क्राइम जो अननोटिस्ड हैं, जो पुलिस को पैसे देके, सीबीआई को पैसे दे के गोल करवाए हैं, ख़त्म करवाए हैं, वो सारे क्राइम सामने ना आ जाएं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट चलाया गया कि वो सारे क्राइम अगर सामने आएंगे तो डेरा बंद हो जाएगा। डेरा बंद हो जाएगा तो पिताजी कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। और पिताजी, क्योंकि ये सारे क्राइम तो पिताजी की सहमति में हुए हैं, इसलिए पिताजी तो कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। और बेटर ये, अब पिताजी ने खेल रचा है तो पिताजी अपना खेल रच के आएंगे। फिर वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि रूहानियत में कभी वो नहीं चलता है, क्या कहते हैं, रूहानियत में कभी अब कोई कानून नहीं चलता है, वो रब का कानून है जी, वही चलता है। और उस कानून में तो जो मर्जी कर लो वो तो रब जानता है। अब मैं आपको तीसरा एस्पेक्ट दिखाता हूँ जिसमें मैं अपने साथ जो मेरे साथ बीती है, मैं वो कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। अब वो कॉन्सेप्ट कैसे दिखाते हैं मैं बताता हूँ कि क्या ये सिस्टम कैसे चलता है और कैसे वीआईपी गिरी चलती है। 2013 की बात है, नवंबर 2013 में मैं डेरे में सेवा किया करता, तो मुझे PR9 डेरे के प्रबंधक हैं, उन्होंने बुला के बोला कि हॉस्पिटल नया कंस्ट्रक्शन हो रही है और इस हॉस्पिटल में हमें मेडिकल कॉलेज बनाना है, तो पिताजी चाहते हैं कि आप इस पर स्टडी करो, अगर आप सेवा कर रहे हो भी स्टडी करके बताओ क्या मेडिकल कॉलेज बन सकता है। मैंने कहा जी ठीक है। मैं बड़ा खुश था कि मेरे को डेरे के प्रबंधक ने बुलाया, मेरे तो पैर ज़मीन में ना रखे जाएँ भी, कहाँ तो मेरे को कोई नहीं पूछ रहा था 1 साल से, कहाँ सीधा डेरे के सीनियर वाइस चेयरमैन ने मुझे बुला लिया पूछने के लिए। बड़ी खुशी मैंने 1 महीना पूरा स्टडी किया और स्टडी करके मैंने बोला ठीक है जी, इसमें मेडिकल कॉलेज बन सकता है।
अब मैं कभी पिताजी के सामने नहीं गया, एडम ब्लॉक ने पिताजी के सामने ये बात रख दी कि जी मेडिकल कॉलेज बन सकता है। तो पिताजी बोलते ठीक है फिर इसको मेडिकल कॉलेज बनाओ। अब मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ड्यूटी पिताजी की तरफ से लग चुकी है। मुझे एडम ब्लॉक में बुलाया गया और बोला गया कि इस हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाना है और आपकी ये मेरी ये ड्यूटी है, मतलब मुझे ड्यूटी दी गई कि मेरी ये ड्यूटी है कि आप इस हॉस्पिटल को उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाओ इसकी, ताकि फ्यूचर में यहाँ मेडिकल कॉलेज बन सके। मैंने अपना काम शुरू कर दिया और जैसे जैसे मुझे समझ में आया, जो भी खींचतान रही और खींचतान में करते करते हॉस्पिटल की जब मुहूर्त होने लगा 28 मार्च 2014 मुहूर्त की तारीख भी आ गई। और जैसे ही मुहूर्त की तारीख आ गई तो तारीख आने के बाद मुझे ये बोला गया कि पिताजी जैसे ही हॉस्पिटल में दाखिल हुए, पिताजी ने पहले कमरे में दाखिल होते पूछा भी कौन से कमरे में क्या बनाया है, भी कोई बताएगा भी। तो वहाँ पे जो मेरे साथ का मेरे बॉस थे, जिनके जो अंडर में जो कंसल्टेंट थे बाहर से आते थे, वो पिताजी के साथ खड़े थे। उन्होंने बोला पिताजी मोहित को जानकारी है, भी मोहित बता देगा। तो पिताजी ने वहाँ कहा कि मोहित को बुला कर लाओ। अब मुझे नहीं सुनी ये बात, उन्होंने सुनी, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई भी मोहित पिताजी बुला रहे हैं। अब मैं दूर से दौड़ा, लेकिन मेरे रास्ते में सारे प्रबंधक थे, शाही परिवार के सारे सदस्य थे, डेरे के जितने VIP डॉक्टर्स थे वो भी थे, और उसके बाद पिताजी खड़े थे भीड़ में। जब मैं दौड़ने लगा तो बबलू और गुरदात, ये 2 व्यक्ति थे, प्राणी क्या नो, गुरदात तो प्रजाति होती है डेरे में, तो ये 2 लोग थे। इन्होंने क्या किया, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला भी ये लड़का पिताजी तक पहुंचना नहीं चाहिए। और मेरे को PR नैन बोलता है भी ऐसा, क्योंकि मुझे तो ये था कि मेरी ड्यूटी लगी और मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं है भी इसमें कहाँ क्या चीज़ है। लेकिन क्या हुआ कि मेरे को PR नैन ने बोला भी तूने पिताजी के पास नहीं जाना, MP सिंह को जाने दो, डॉक्टर MP सिंह, वो सब कुछ पिताजी को बताएंगे। मुझे नहीं पता था ऊपर की खिचड़ी क्या पल रही है, मैं तो ठीक है। अब 2-3 कमरे पिताजी ने देखे, जब बताने वाले बता नहीं पाए तो गालियाँ, जब पिताजी गुस्सा होने लगे तो फिर मेरे को ये बोला कि मैंने PR नैन को बोला भी पिताजी तो गुस्सा हो रहे हैं, भी आप मेरे को जाने दो, भी आपको नहीं पता तो फिर कौन बताएगा। वहाँ उनको भी नहीं पता है जो पिताजी के साथ चल रहे हैं, डॉक्टर आदित्य, MP सिंह जैसे लोग, उनको भी तो नहीं मालूम है भी कौन से कमरे में क्या बनाया गया है। वो तो मुझे ही मालूम है क्योंकि मेरा बनाया हुआ है। तो मुझे बोला कि ठीक है आप पिताजी से 10 कदम आगे चलो, आगे चलते रहो ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये सब कुछ हो। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद सभी लोग आ रहे हैं, पिताजी इस बंदे ने ये काम किया, इसको आशीर्वाद दो, इसने इस हॉस्पिटल में ये काम किया, सारे आशीर्वाद ले गए। मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कौन मिलाएगा, मैंने भी तो सेवा की है। और जब मेरी बारी आई तो मैंने PR नैन को बोला, मैं कहा जी मुझे भी मिला दो, सभी तो मिल रहे हैं। तो बोले ठीक है मिला देते हैं। तो पिताजी को PR नैन ने बोला कि पिताजी ये डॉक्टर मोहित है और इसने सेवा की है, मेडिकल कॉलेज का काम देख रहा है। तो बाकी सबसे तो पिताजी मिल रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, सबको साझा प्रसाद दे रहे थे। जब मुझसे मेरे को मिलाया गया तो पिताजी ने स्पेशल प्रसाद वाले को बुलाया और मेरे को अलग से एक्स्ट्रा प्रसाद दिया। बोले भी मेरे को बोलते कहते बेटा बहुत हिम्मत करी है, बड़ी मेहनत तुम्हारी है, भी इसको प्रसाद दे दो एक्स्ट्रा। तो मुझे एक्स्ट्रा प्रसाद दिया। मुझे नहीं पता था भी क्या था क्या नहीं था, तो चलो काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे पास 1 डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट, मेरे को आई कैंप का जिम्मेवार बनाया गया। मेडिकल कॉलेज आके कंस्ट्रक्शन होना था, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के बैक साइड पे बहुत सारा एरिया खुदा हुआ है, नीचे काफ़ी ज़मीन खोदी हुई है जहाँ पे मूवी की शूटिंग भी हुई है। वो एक्चुअल में वहाँ मेडिकल कॉलेज बनना था। तो ये सारी चीज़ें हुई और इस सारे दौड़ में मैं कभी पिताजी से मिला नहीं। सारे नक्शे बनाए, सब कुछ बनाए, कभी नहीं मिला। कहीं भी बाहर जाना होता, कहीं भी किसी जगह दूर दूर जाते, किसी से मिलना, किसी से पूछना, कहीं भी पैसा खर्च करना, कोई भी जिम्मेवारी मेरे को दी गई, लेकिन किसी भी जिम्मेवारी में मेरे को पिताजी से मिलवाया नहीं गया। और ना ही मैंने ये बात कभी रखी कि मुझे आज्ञा दिलाओ या मिलवाओ, कभी नहीं मिलवाया गया। लेकिन ये मुझे बाद में पता चलता था भी ये जिम्मेवारी मेरे को पिताजी की तरफ से मिली है और पिताजी ने बात रखी है। आई कैंप के अंदर क्या हुआ, मेरी शिकायत लगा दी। एक राधा सतब्रह्मचारी होते थे, किसी ने शिकायत लगा दी, शायद उन्होंने लगाई या किसी ने भी लगाई। जब भी मेरी शिकायत पिताजी को लगाई जाती मेरे डिपार्टमेंट की, तो पिताजी एक ही बात बोलते कि भाई जो वो कर रहा है उसे करने दो, आप बीच में उसके काम में टांग ना अड़ाओ। मतलब उनको बोल देते। मेरे तक ये बात तो घूम के आती थी, डायरेक्ट कभी नहीं आती थी। हर बार पिताजी ने एक ही स्टेटमेंट देना, भी जो वो काम कर रहा है उसे करने दो, उसके काम में टांग ना अड़ाओ। ये जो एक चीज़ है कि लगभग ऐसे ऐसे काम मेरे पास थे, आपको गिनती गिनाऊँ, आई कैंप था,
पोलियो कैंप था, सतब्रह्मचारी भाइयों का पूरा मेडिकल चेकअप ट्रीटमेंट, शुभ देवियों का जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता था, डेड बॉडियाँ जो मेडिकल कॉलेज में जाती थी, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जितने थे उन सब से कोऑर्डिनेट करना, जो डेरे आते थे मेडिकल कॉलेज के लोग। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर पूरा मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट था, हॉस्पिटल का लीगल जितना काम था वो सब था। उसके बाद हॉस्पिटल का सारा प्रोजेक्ट था, जो रिकॉर्ड सेक्शन था वो सब था, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो ग्रीनेस का जो सेवा था उसका डिजिटलाइजेशन था, डेरे के जितने सेवा कर रहे थे उसकी पॉलिसी मेकिंग था, रिसर्च जो चलती थी वो भी सब मेरे पास था। लेकिन किसी भी काम में मैं पिताजी से कभी कोई आज्ञा लेने नहीं गया। एक बार ऐसे ही हम एक शौक में शुभ देवियाँ निकालने चले गए किसी जगह पे, वो भी आज्ञा लेके नहीं गए थे कि हमें लगा सेवा है, चलो हमें दिख रहा था हम निकाल लाते हैं, तो 80-90 लड़कियों को निकाल लाए ऐसे ही शौक में। मतलब कभी ये नहीं कि स्पेशल गए। लेकिन एक दिन मैंने देखा एक डेरे का प्रबंधक था, उसने मेरे साथ जाना था, प्रबंधक कह लो बड़े VIP लेवल का व्यक्ति, उसने मेरे साथ किसी काम से जाना था सिरसा से बठिंडा। सिर्फ कहाँ जाना? सिरसा से बठिंडा, और बठिंडा भी डॉक्टर शान अहमद जी की कोठी के अंदर कोई काम था, वहाँ पे जाना था सिर्फ, और मेरे साथ ही जाना था। अब क्या हुआ है कि मैंने निकलना था रात को, उसने बोला जी रात को नहीं, मुझे सुबह चलेंगे। रात को रूबरू नाइट थी, सुबह 3 बजे वो व्यक्ति रूबरू नाइट में जाता है और स्टेज के पीछे, जैसे पिताजी स्टेडियम के पवेलियन में बैठते हैं, वहाँ जाके बैठ जाता है। मैं उसके पीछे वेट कर रहा हूँ। वहाँ जाके बैठता है तो बोलता है कि पिताजी मैं बठिंडा तक जाके आना जी, मुझे आज्ञा दो। भी आज्ञा लेने जी, किस लिए? बठिंडा तक जाके आना डेरे के काम से। आज्ञा लेके प्रसाद लेके आया, बठिंडा जाके वापस आया, फिर पिताजी सेवा से वापस आया जी, प्रसाद दो। अब मैंने उस भाई से पूछ लिया, मैं कहा यार कमाल है, जब पूछने का तो मेरा भी पूछ लेता कि भाई मेरे साथ एक और आदमी जा रहा है, उसका भी प्रसाद दे दो। मैं सिर्फ अपना ही पूछा। तो दवा का खेल तो आपको पता ही है, वो बता दो, ऋचा वर्मा अभी बताते हैं जी दवा का खेल भी। तो क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें, मतलब इस सब में मैंने एक चीज़ समझी, मेरे किसी भी काम में पिताजी ने, मतलब मेरी किसी भी काम में शिकायत लगती, पिताजी हमेशा कह देते कि जो वो कर रहा है उसे करने दो, उसके काम में टांग ना अड़ाओ। यकीन मानो 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में पिताजी ने आंख बंद करके वो प्रोजेक्ट पास किए। एक बार भी ये नहीं पूछा। 5.5 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बनानी थी डेरे के अंदर, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, उसका नक्शा पास हुआ। नक्शा इतना कॉम्प्लिकेट था कि मार्केट में उसकी कीमत 12 करोड़ रुपया है। 12 करोड़ रुपए में वो नक्शा बनता है मेडिकल कॉलेज का। लेकिन वो नक्शा, हाँ, सतब्रह्मचारियों का मेडिकल अब संभालते होंगे जी। जब मैं ड्यूटी पे था तो मेरे पास ही था सतब्रह्मचारी भाइयों का मेडिकल, बहनों का नहीं मुझे मालूम है, भाइयों का। अब नहीं, जब तक मैं ड्यूटी पे था। अब क्या हुआ कि वो नक्शा पिताजी ने 5.5 लाख स्क्वायर फीट का आंख बंद करके बिना कुछ पूछे एज इट इज़ बोल दिया भी इसकी नींव रख दो। और मैंने ये भी देखा है कि गुरदात 2 बेडरूम का नक्शा, सिर्फ 2 बेडरूम के फ्लैट का नक्शा 10-10 बार आधा घंटा वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहा है पिताजी से, और पिताजी कह रहे हैं भी नक्शा बढ़िया नहीं बना, इसको दोबारा बनाओ। मतलब कुल मिला के ये था कि जो ये प्रोसेस था ना भी, हर बात की पिताजी से आज्ञा लेनी, हर चीज़ होनी, ये वास्तव में एक प्रोटोकॉल बनाया गया था कि छोटे से छोटा काम आपको ये दिखाना मार्केट में, समाज में। ब्रह्मचारियों के दिमाग में ये इमेज बिठा दी गई कि पिताजी की मर्ज़ी के बिना तो एक ईंट भी नहीं रखी जाती, तो मर्डर कैसे हो जाएगा पिताजी की मर्ज़ी के बिना, दंगा कैसे हो जाएगा, ये काम कैसे हो जाएगा, ये चीज़ कैसे हो जाएगी, ऑपरेशन कैसे हो जाएंगे ब्रह्मचारियों के। मतलब ये जो इमेज, और मैंने ऐसा कोई काम नहीं है जो पिताजी से पूछ के आया हूँ मैं, और हर एक काम किया, और जितने काम में जिसने भी शिकायत लगाई पिताजी ने यही बोला कि उसको उसका काम करना। तो इवन जिसने शिकायत लगाई उसको मेरे साथ से हटा दिया, मुझे कभी नहीं हटाया किसी भी काम से। अब ये चीज़ आपको समझनी है, और जितने खास तौर पे जो डेरे में VIP गिरी करते हैं, 45 मेंबर हैं, सब कुछ है, या ब्रह्मचारी हैं, कि आपने क्या कर रखा है, धर्म सिंह, मोहन सिंह, PR नैन या शोभा, विपासना, इन सब लोगों को रोल मॉडल बनाया। और मैंने ये चीज़, अजीब आपको लगेगा, मैंने शाही परिवार के अंदर भी पनपती देखी, क्योंकि जब पिताजी गद्दी पे आए तो शाही परिवार के बच्चे बहुत छोटे थे, उनके दिमाग में भी ये चीज़ पनपती देखी कि पिताजी के साथ तो छोटी छोटी बात पूछी जाती है। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ें महसूस की हैं उनकी बातचीत में
कि जो वास्तव में डेरे में सब कुछ हुआ ये पिताजी की सहमति से हुआ। हालांकि वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों में एक तरह की एक्सेप्टेंस दिखती है कि वो मानते हैं ये बात। उनके अंदर भी एक तरह से, उनके अंदर मैंने ये महसूस किया है कि कहीं ना कहीं वो पिताजी से चिढ़ते हैं कि यार पिताजी ने को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मतलब वो चिढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आखिरी में, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, MSG1 फिल्म बनाई पिताजी ने, MSG1 फिल्म बनाई, और MSG1 फिल्म बनाने के बाद सबको इकट्ठा किया और पूछा भी फिल्म कैसी बनी है। तो सभी बोल रहे पिताजी A1 क्लास है, बम है, इतने बढ़िया लग रहे हो, सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सब कुछ। तो सारे बोल रहे थे, हमारे जैसे थे पीछे, आगे नहीं थे। हमारे जैसों ने, जब सब ने बोला बढ़िया, हम बोल रहे थे कि पिताजी VFX का काम अच्छा नहीं हुआ, एडिटिंग का काम उतना अच्छा नहीं हुआ, भी जो रिप्रेजेंटेशन है VFX ग्राफिक्स की ये उतनी बढ़िया नहीं है। तो पता हमें कैसे देखते थे भी ये आतंकवादी आ गए एक तरह से डेरे में, मतलब पिताजी के काम में कमी निकाल दोगे तुम, मतलब इस तरह से देखते थे हमें, पिताजी के काम में कमी निकाल रहे हैं, पिताजी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, सारा काम पिताजी ने किया। हमारा ये मानना था दुनियादारी के हिसाब से कि वो ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं हैं, स्टोरी लाइनअप अच्छा है, लेकिन एडिटिंग अच्छी नहीं की है, कलर ग्रेडिंग बीच में मिसिंग हो रही है, कुछ चीज़ें मतलब जो साउंड इफ़ेक्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं, ये सब हमने उसमें महसूस किया। लेकिन उस टाइम तो हमारे को ऐसे देखा गया जैसे भी ये सबसे घटिया किस्म के लोग हैं, पिताजी के काम में कमी निकाल रहे हैं, पिताजी की फ़िल्म पे सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, महीने बाद या 15 दिन, महीने बाद पिताजी दोबारा, 2 महीने बाद कह लो, MSG2 की शूटिंग चल रही थी या हो गई थी, दोबारा बैठे हुए थे और वहाँ बैठ के फिर चर्चा चल पड़ी MSG1 फिल्म की। वहाँ पिताजी ने गुस्से में पूछा, कहते भी ये जित्तू अरोड़ा डायरेक्टर, ये नमूने को कौन उठा के लाया था। मतलब पिताजी सबसे पूछ रहे हैं, जितने भी VIP लोग हैं, कहते भी ये जितने भी ये जित्तू अरोड़ा डायरेक्टर था, भी जित्तू अरोड़ा ये नमूना है, इसको कुछ नहीं आता भी, इस आदमी को कौन लेके आया है, किसको कौन उठा के, किसने साइन किया है इस बंदे को डायरेक्टर के तौर पे। मतलब पिताजी पूछ रहे हैं तब जब फिल्म लॉन्च हुए 2 महीने हो गए हैं। इसका मतलब पिताजी को ये तक नहीं बताया गया कि ये फिल्म का जो डायरेक्टर चूज़ किया है किसने किया, बस ला के थोप दिया गया, पिताजी ये डायरेक्टर ले आए जी सबसे बढ़िया वाला, कि ये है जी डायरेक्टर। उसके बाद पिताजी बोल रहे हैं भी स्टर्लिन नाम था, कोई स्टर्लिन नाम का एडिटर था कि VFX वाला था। कहते हैं वो गधे को, मतलब उसको बेवकूफ़ आदमी को कौन लेकर आया भी, उसको कुछ आता ही नहीं, हमारी सारी फिल्म का नाश मार दिया। मतलब लिटरली पिताजी की ये वर्डिंग थी MSG1 फिल्म की एडिटिंग जब 2 महीने बाद, कहते हैं हमारी सारी फिल्म का नाश मार दिया जित्तू अरोड़ा ने, इसने। उसके बाद क्या हुआ भाई, पिताजी ने इन लोगों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया MSG2 फिल्म के बाद, क्योंकि उस टाइम उसकी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। मतलब ये सारी चीज़ें हम देखते, फिल्म की शूटिंग में जो क्रू आया उनके साथ कितनी लड़कियां, जो लड़कियां डेरे में थी उनसे सेटिंग करने लगी, उनके साथ मिलके वचन तोड़ दिए भी हमें मुंबई काम मिल जाएगा। अल्टीमेटली पिताजी ने जब ये चीज़ देखी कि भी ये तो अपने वाले चल पड़े उल्टे कामों में, फिल्म इंडस्ट्री के सपने देखने लगे हैं, पिताजी ने सबको बाहर कर दिया। और पिताजी ने बकायदा एक दिन स्टेज से वचन फरमाए, स्टेज से कहते बेटा ये मुंबई वाले कभी नहीं सुधर सकते, ये वचन थे स्टेज से पिताजी ने, ये मुंबई वाले कभी नहीं सुधर सकते, संत के वचन थे। लेकिन नहीं, तब तो जित्तू अरोड़ा VIP है। इवन एक ऐसा भी दिन आया, पिताजी का मेकअप आर्टिस्ट था, बड़ा पिताजी को हाथ लगाता है जी, टच करता है, ये करता है। पिताजी कहते भी तुम इन चीज़ों पे ध्यान ना दिया करो, पिताजी की स्किन हाय 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 ऐसे बोलता है, मतलब अजीब वो करीब तरीके से प्रस्तुत करना। और क्योंकि मैंने देखा उस पूरे क्रू को MSG होटल में बैठ के दारू पीते थे सरेआम, कोई नहीं रोकता था उनको। मतलब जो फ्लोरा सैनी जी, जो मुस्कान लड़की जो बनी है उसमें फ़िल्म में, मुस्कान का रोल जिसने किया है, आप उसका प्रेजेंट करियर देखिए, जितना घटिया से घटिया रोल फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है वो सारे घटिया रोल उस लड़की ने निभाए हैं और आज भी निभा रही है। कहने का मतलब छांट के ऐसे घटिया से घटिया लोग ढूंढ के लाए गए और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। एक किस्सा आपको किस दिन हनीप्रीत का भी सुनाएंगे, और उसके बाद कि क्यों हनीप्रीत डेरे में तेरावास में कैसे प्लांट हुई और कैसे सब कुछ हुआ, एक लाइव हम उस पर भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें का जो निष्कर्ष है वो ये सब कुछ समझना
कि इस सब में आपको एक बात समझने कि हम वीआईपी गिरी में क्यों पड़े हैं। ये हमें वीआईपी गिरी में ये सिखाया इसलिए जा रहा है कि वास्तव में हर एक आदमी अपने पाप किए हुए पापों से बचना चाहता है, और वो आपको रूहानियत में एक्सप्लेन करना चाहता है। एक और किस्सा, 2 किस्से और याद आ गए छोटे छोटे मुझे। एक बार क्या हुआ कि मेरा मिलना हो गया अचानक से पिताजी से। मैं बाहर घूम रहा था, घूमते घूमते अचानक से सरप्राइज़ था मेरे लिए भी मेरे पास एक आई कार्ड था, उसमें मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ था। तब मैं डॉक्टर था नहीं, और जैसे ही मैं वो आई कार्ड लेके गया तो मेरे सामने, पिताजी के सामने मुझे बिठा दिया गया, और पिताजी 3-4 लोगों के साथ ही बैठे थे। पिताजी मुझे बोलने लगे, आओ डॉक्टर साहब कैसे, मतलब जैसे बड़े बड़े डॉक्टर बैठे थे, वीके दादा जैसे दिल्ली वाले डॉक्टर, वो सब बैठे थे। पिताजी मुझसे बोला, आओ डॉक्टर साहब कैसे। तो हमारा कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, 70-80 लाख की कोई प्रॉपर्टी थी, उसका विवाद था, तो हमारा पैसा फंसा हुआ था 70-80 लाख रुपया। मैंने पिताजी से अर्ज कर दी, उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि घर में बात चलती थी। मैं कहा, पिताजी ये हमारा पैसा फंसा हुआ है, ऐसे ऐसे करके फंस गया, आप कृपा करो जी कुछ। तो पिताजी ने वचन कर दिए। पिताजी ने तो वचन किए 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड 15 सेकंड में ख़त्म कर दिया। 1 मिनट लगा लो ज़्यादा बातचीत में। उसके बाद पिताजी तो चले गए। उसके बाद मेरे को पकड़ लिया दान सिंह ने। उस 10 सेकंड के वचन को आधा घंटा समझाया कि पिताजी ने ऐसे वचन किए। वो तो आज मुझे समझ में आता है ना कि उन्हें उन वचनों से मतलब नहीं था, उन्हें मतलब था वो 70-80 लाख रुपए से भी जो उसे मिल सकते थे, भी इसको हम अभी काबू कर लें। ये चीज़ें मैंने और बहुत बार देखी डेरे में। जैसे ही कोई ऐसा मसला होता था जहाँ पिताजी किसी भी सत्संगी को प्रेम में, खुशी में कोई वचन कर देते, वो वचन फिर एडम ब्लॉक वाले समझाते थे। हमारे घर की रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद पिताजी के पास गए, पिताजी से सांत्वना देते हैं, सचखंड हाल में मिले क्योंकि वो खास सेवादारों में थे, और मिले उनके परिवार को। तो मैं भी बैठा था परिवार में। पिताजी ने बात करी आधे मिनट के बाद वहाँ एक पुष्पा नाम की लड़की थी, लेडी थी, पुष्पा नाम की जो प्रबंधक थी डेरे में। उस आधे मिनट के वचन को 1.5 घंटा वो समझाती रही हमें। मतलब मैं तो नहीं समझ रहा था, जो और बाकी परिवार के लोग थे। 1.5 घंटे बाद हार के मैंने ही बोल दिया। मैंने कहा, जी अभी ये सत्संग ख़त्म हो गया, अब क्या ये नाम शब्द लेके जाओगे इस बंदे से, इस लेडी से। 30 सेकंड में जो पिताजी ने कौन सा फारसी भाषा में समझाया था, पिताजी की बोली बात समझ में नहीं आई, जो 1.5 घंटा इसको समझाना पड़ रहा है। वास्तव में क्या है कि जितने भी लोग पिताजी के करीबी थे या करीब चले जाते, या पिताजी जिनसे प्रेम से बात कर लेते या खुल के बात कर लेते, उन सब लोगों को समझाते थे प्रबंधक भी, पिताजी की बात को इस तरीके से समझो, पिताजी के कहने का मतलब ये है, ये है, ये है। मतलब ताकि आपका दिमाग कभी इंडिपेंडेंट पिताजी के बारे में, पिताजी के हक में और पिताजी के पक्ष में सोचने ना लग जाए। इसलिए आपको मतलब पहले से ही फ्रेम करना शुरू कर दिया जाता। जब किसी ब्लॉक का आपस में झगड़ा हुआ, ब्लॉक में कोई मसला है, उसको जाके वो मसला पिताजी के सामने आएगा तो ब्लॉक वालों को सिखा के लाते कि पिताजी के सामने ये बात बोलनी है, ये नहीं बोलनी। आपने देखा हो तेरा आवाज़ के अंदर टोकन निकालते थे पिताजी के सामने तो रख दिया, पिताजी इस टोकन में से टोकन निकाल देना। अब जिसका टोकन वास्तव में निकलना होता है वो पहले से फिक्स कर लेते थे प्रबंधक भी, ऐसा है इस बार आपके ब्लॉक का टोकन निकलेगा, आपने इतना परमार्थ कर देना है और तेरा आवास में इस जगह पे इकट्ठे होकर बैठ जाना है। पिताजी टोकन निकालते, टोकन निकल जाता, वो ब्लॉक वाले इकट्ठे बैठे होते। हम सोचते रहते यार कमाल है भी, जिस ब्लॉक का टोकन निकलता है वो ब्लॉक इसी जगह ही क्यों बैठा होता है हर बार, वो किसी और जगह क्यों नहीं बैठा होता। और ऐसा कैसे पता होता है कि टोकन कब निकल रहा है, वो टोकन बंटते कब है भी। हमारे ब्लॉक का तो कभी टोकन नहीं निकला। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है कि हमें समझाई जा रही हैं, जबकि संत महापुरुष अवतार क्या हैं, वो हैं प्रेम का अवतार भी। हमें उनसे प्रेम निभाना है। आपके दिल में जो उनके प्रति भावना है, जिस प्रकार की भावना है, वो उनके सामने व्यक्त करो। लेकिन आपको सिखाया नहीं, ये भावना आपको ऐसे व्यक्त करनी है। जैसे वो पंडित सिखाता है ना भी, आप 2 चम्मच डाल दो, अब सोहा बोल रहे हैं, अब ये वाले चावल डाल दो, अब ये वाला फूल डाल दो, अब ये तुलसी के पत्ते रख दो, ये पुदीने के पत्ते रख दो, ये घास रख दो, इस ढेरी को गिरा दो, इसको बना दो। ये सारी चीज़ें इसी तरह का प्रोटोकॉल है। आस्था के नाम पे आम आदमियों को आतंकवादी इसी तरह के लोग बनाते हैं, धर्म सिंह जैसे। तो मैंने पूछा, मैं कहा भी कौन कौन से लोग डेरे में वास्तव में क्रिमिनल माइंड के हैं, तो उन्होंने 5 लोगों के नाम बताए। सबसे पहला नाम रखा धर्म सिंह का। भी धर्म सिंह एक ऐसा आदमी है जो दिखने में बहुत शरीफ है, वो चुपचाप रहता है। 2010 में जो बसें फूकी गई थी वो वास्तव में धर्म सिंह को बचाने के लिए फूकी गई थी, भी धर्म सिंह को अरेस्ट ना कर लिया जाए। धर्म सिंह ने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन ये कहा गया पिताजी को अरेस्ट कर लिया जाएगा।
इसलिए, लेकिन वास्तव में धर्म सिंह के ऊपर मसला आता था। दूसरा व्यक्ति कहते हैं उसके बाद थोड़ा दौर, क्योंकि उस टाइम इस तरह का देसी दौर था, फिर पैसे का दौर आया, कंप्यूटर का दौर आया, तो राकेश आया दिड़बा से, एक ब्रह्मचारी। राकेश दिड़बा ने पैसे का तामझाम संभाला, जो इस सारे आपराधिक तंत्र का पैसे जो लगाता है, पैसा इकट्ठा करता है संगत से, इस सारे पैसे को जो कंट्रोल करता है वो है राकेश दिड़बा। उसके बाद तीसरा व्यक्ति है प्रदीप कलेर। ये प्रदीप कलेर वो व्यक्ति है जो राजनीतिक संबंध देखता है, भी किसी नेता से अपना काम निकलवाना है, किसी से सेटिंग करवानी है, ये सब है। प्रदीप कलेर नाम का एक व्यक्ति है। चौथा है PR9। PR9 देखता है अफसरों को, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, भी किस अफसर को कैसे सेट करना है, कौन से ऑफिसर को कैसे मैनेज करना है, पैसे दे के या भ्रष्ट तरीके से। तो चौथा व्यक्ति है वो। पांचवा व्यक्ति खट्टा सिंह, जो सिस्टम के बाहर बैठा है, जो संगत के दिमाग में डर पैदा करता है। मतलब क्या है कि डराओ संगत को, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर देंगे पिताजी ऐसे। वो उन लोगों को तैयार करता है जो मीडिया में पिताजी के खिलाफ बोलें, ताकि जो इधर बैठी टीम है वो संगत के सामने एक चेहरा प्रस्तुत करते हैं, भी ये चेहरा है जी संगत में, देखो जी सारे लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे हमारे पे केस पड़ रहे हैं, हमें सब मैनेज करना, हमें पैसा दो, हमें वकील चाहिए, बड़े बड़े सलाहकार चाहिए, ये सब कुछ है। अब क्या है जी, बीच में हमारे जैसे लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके आ गए। हमारे जैसे लोगों से समस्या कहाँ से शुरू होती है? वो समस्या ऐसे शुरू हो गई, भी ना तो हम पिताजी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम मैनेजमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, और हम खट्टा सिंह और मैनेजमेंट का जो तामझाम, जो बैकडोर जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन समझ में आ गया हमारे। अब जब ये कनेक्शन समझ में आ गया तो समस्या क्या हो रही है? कभी आपको नाम चर्चा में आके किसी ने बोला है कि खट्टा सिंह निंदा कर रहा है, उसकी सुना मत करो? आपको नाम चर्चा में किसी ने बोला है विश्वास गुप्ता निंदा कर रहा है, हंसराज निंदा कर रहा है, गुरदास तूर निंदा कर रहा है? किसी ने नहीं बोला। कभी बोला भी यार आज तक वाले बड़ा गलत दिखा रहे हैं, इसको मत देखो, ये वाला बंदा गलत दिखा रहा है, इसको मत देखो? कभी नहीं बोला। फिर हमारे बारे में ऐसा अचानक से क्यों बोलना है? क्योंकि असलियत ये है कि वास्तव में पिताजी के खिलाफ जो बुलवाया जाता है वो भी मैनेजमेंट ही बुलवाती है, ताकि उसी चीज़ को दिखा के वो आपसे पैसा ऐंठ सकें। अब समस्या ये हो गई कि जब गुरदास तूर ने 2 बार मेरे साथ या बैन वीरपाल के साथ डिबेट कर ली, और उस डिबेट में उसे समझ में आ गया कि अब हमारे पास केसों की जानकारियाँ हैं, और अगर अब हम डिबेट में बैठेंगे खट्टा सिंह जैसे लोग भी, तो हमारे ऊपर केस आ जाएगा, लोग हम समझ जाएंगे कि हम नाटकीय लोग हैं या हम नाटक कर रहे हैं, हमें पैसा मिलता है। इसलिए वो लोग अब चुप हो गए। वो लोग अब मीडिया में किसी डिबेट में नहीं आते, किसी चीज़ में फालतू टांग नहीं अड़ाते। ना अंशुल छत्रपति बोलता है, ना खट्टा सिंह फालतू बोलता है, ना विश्वास गुप्ता, ना हंसराज, ना गुरदास तूर। क्यों? क्योंकि अब हमें केस समझ में आ गया, हमें तामझाम समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या, मैनेजमेंट को समझ में आ गया, ऊपर वाले लोगों को भी आज नहीं तो कल संगत सच जान जाएगी, और हमारी असलियत जान जाएगी कि भक्तों के बेश में हम गुंडे हैं, हम डाकू हैं, हम चोर हैं, और हम क्रिमिनल हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, और हम आतंकवादी हैं। और इस सारे तामझाम का जो चेहरा है वो चेहरा हनीप्रीत है। कि हनीप्रीत देखो जी पिताजी के नज़दीक है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने बहुत सारी फ़ोटोएँ डाल दी अपने साथ, जो पिताजी के साथ खींची हुई थी मेरी फ़ोटो, वो डाल दी। तो बहुत से लोग बोलने लगे ये फ़ोटोएँ थोड़ा ही प्रमाण है कि पिताजी के साथ आप थे या पक्के सेवादार। फ़ोटो तो बहुत सारे लोगों की है। अब यही बात तो आपको हनीप्रीत के से भी पूछनी चाहिए ना, भी बहुत सारे लोगों की फ़ोटो भी है, बहुत सारे लोगों की वीडियो भी है, मेरे पास वीडियो भी है, जो मेरे ग्रुप में लोग जुड़े हैं उनको मैंने भेजी है कि पिताजी के बिल्कुल बराबर टेबल लगाया, उस टेबल पे बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ। वो 2017 की वीडियो है वो, और बाकायदा पिताजी ने पेरिस्कोप पे वो वीडियो लाइव की थी। तो फिर मेरा तो कोई नाराज़गी नहीं थी पिताजी से। इवन बहुत से लोग अब अचानक से क्या बोलने लगे हैं कि पिताजी ने मोहित को निकाला। लंबा टाइम ज़्यादा हो गया काफ़ी, तो ये टॉपिक हम अगले लाइव में कंटिन्यू करेंगे। आपके 2 सवाल थे कि मुझे हॉस्पिटल से निकाला क्यों गया। हॉस्पिटल से इसलिए निकाला गया कि हॉस्पिटल का जो प्रबंधक था डॉक्टर गौरव अग्रवाल, वो बहुत से गलत काम करने लग गया था, बहुत से मरीजों को गलत इलाज देने लग गया था, और उसकी वजह से मरीज़ मरने लग गए थे। एक कारण ये था, इसका मैं रेगुलर विरोध करता था। दूसरा ये था कि डेरे के अंदर जो गायनाकोलॉजिस्ट, जो जच्चा बच्चा विभाग होता है, लेडीज़ के जो डॉक्टर होते हैं गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, उसमें एक डॉक्टर थी, 2 डॉक्टर थी, वो क्या करती थी, वो तरीके से अबॉर्शन का काम करने लगी थी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक कानून आता है, उस कानून की आड़ में वो आम अबॉर्शन के केस करने लग गई थी,
और पिताजी कहते थे भी गर्भ में जब बच्चा आ जाता है तो आत्मा उसी दिन आ जाती है, और पिताजी रूहानियत में अबॉर्शन के विरोध में थे, इसलिए मैं उन लोगों का विरोध ऑफिशियली करता था भी ये अबॉर्शन डेरे में गलत हो रहे हैं, हॉस्पिटल में भी अबॉर्शन कानून की आड़ में डेरे के हॉस्पिटल में नहीं होने चाहिए। तीसरा क्या था, तीसरा जो डेरे के हॉस्पिटल के डॉक्टर कोई भी काम कानूनी तौर पर ठीक नहीं करते थे, और उसमें ये था भी जब भी कोई गलती होगी तो पिताजी ना फंस जाएं, इसलिए मैं हर एक ऊपर के मेन वीआईपी का विरोध करता था। तो ये मेरा विरोध लंबा लगातार चल रहा था, लेकिन जब इस विरोध में मरीज मरने लगे तो ये विरोध बढ़ गया। उसके बाद उन दिनों क्या था, हंसराज का केस भी जांच में था, इन्वेस्टिगेशन में था, तो हंसराज के केस की बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मिल गई थी भी ये केस कैसे फ्रेम किया जा रहा है और वास्तव में कैसे सब कुछ हुआ है। जब ये सब कुछ मुझे पता लगा तो मैंने डॉक्टर PR नैन को बोला भी आप ये गलत कर रहे हो, ये तो पिताजी फंस जाएंगे ऐसे, जबकि आपके MP सिंह ने, पंकज गर्ग ने, डॉक्टर PR नैन ने, पुनीत महेश्वरी है, डॉक्टर अशोक हैं, डॉक्टर जितने भी एक वो गुरुसर के डॉक्टर हैं, भी इन सब ने मिल के आप सब ने ये ऑपरेशन किए हैं, तो आप पिताजी को क्यों फंसा रहे हो। जब मेरे को एक केस समझ में आ गया और ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती चली गई, तो अचानक से जब ये सारी बातें हनीप्रीत तक पहुंच गई, तो हनीप्रीत उस टाइम पिताजी बाहर टूर पे गए हुए थे, तो हनीप्रीत के थ्रू, राकेश के थ्रू अचानक से दान सिंह मुझे बुलाता है और मुझे बोलता है कि, और दूसरी एक और बात थी कि मेरी पिताजी की तरफ से ड्यूटी लगी हुई थी कि एडम ब्लॉक कोई भी गलती करे तो वो गलती आप बता दिया करो, पिताजी को बताने की मेरी ड्यूटी थी, तो वो भी मैं काम करता था। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक तरह से उनके खिलाफ एक सिस्टम पनप रहा था, और मेरी एक अपनी एक टीम थी जो बाकायदा काम करती थी इस सारी इन्फॉर्मेशन को जुटाने के लिए। तो उनको था भी ये टीम हमारे खिलाफ पिताजी के लिए काम कर रही है और ये टीम कल को हमें फंसवा सकती है, और इस टीम को मोहित लीड कर रहा है, इसलिए मुझे वहाँ से निकाला गया था आनंद फानंद में, जैसे ही उनको ये बात पता लग गई थी। उसके बाद एक गायनेकोलॉजिस्ट का नाम, गायनेकोलॉजिस्ट थी जी एक वेस्ट बंगाल की थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वेस्ट बंगाल की थी वो गायनेकोलॉजिस्ट, हैवी सा शरीर था, नाम याद आएगा मैं बता दूंगा, वेस्ट बंगाल की थी, वहाँ से आई थी, बंगाली बोलती थी वो। अब एक किसी ने सवाल पूछा था दवाइयों का क्या मसला है। एक्चुअली एक जगह ये बात कहीं सुनने में मुझे भी आई कि दवाइयों के अंदर मोहित ने गलत दवाइयाँ मंगवा ली, ये सब दवाइयाँ मंगवाने पे मेरी कभी कोई ड्यूटी नहीं लगी थी, कभी भी। हुआ ये था भी एक सतब्रह्मचारी की ड्यूटी थी दवाइयों वाले पे, और हिली से क्या बात, हिली तो मुझे पता नहीं जी कौन है, ऋचा वर्मा आप ही ने सवाल पूछा था, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ कि दवाइयों पे मेरी ड्यूटी कभी लगी नहीं, लेकिन एक बार क्या हुआ, सतब्रह्मचारी था, को दवाइयों का काम देखता था, तो उसने कोई फ्रॉड कर दिया था, तो केमिस्ट शॉप का ऑडिट करने की ड्यूटी मेरी लगी थी, और उस ऑडिट करने में ये पता चला था कि उस ब्रह्मचारी ने 50 लाख रुपए की दवाइयाँ मतलब 2 नंबर में गायब कर दी थी, और उसका रिकॉर्ड नहीं था, मतलब बाज़ार से ख़रीदी गई थी, बेची नहीं गई थी, लेकिन वो गायब हो गई थी, तो उसका रिकॉर्ड नहीं था। तो ये दीप्ति कौन है जी, मैं नहीं जानता, ऋचा वर्मा जी, दीप्ति मैं नहीं जानता हूँ कौन है। अब ये दवाइयों वाला मसला ये था, तो वो दवाइयों वाले जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो तो हमारे विरोध में होने ही थे, क्योंकि ऑडिट मैंने किया था उसका। एक तो ये सारा दवाइयों वाला मसला था। इसके अलावा अब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। हाँ, एक सवाल आप पूछ रहे थे कि आखिर वो बुराई कौन सी थी जिस बुराई पे पिताजी ने वचन किए थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, जिस बुराई पे पिताजी ने वचन किए थे कि हर बच्चे को ऐसी स्पेशल खुशी मिलेगी। वो बुराई ऐसी थी कि हमने ये लिख के दिया था कि पिताजी जितने भी बच्चे कुंवारे हैं जो जिन्होंने शादी नहीं की है वो कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, मतलब लड़कियों को पटाएंगे नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, ये बात हमने रखी थी। दूसरा, जिनकी शादी हो गई है वो कभी किसी पे कमेंट पास नहीं करेंगे या किसी दूसरे की वाइफ को कभी बुरा भला नहीं बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है ये हमने उस दिन पिताजी के सामने रखी थी। और तब पिताजी ने, क्योंकि बच्चों ने, जो कॉलेज के बच्चे थे उनकी आलमोस्ट काफ़ियों की गर्लफ्रेंड थी, काफ़ियों के लव मैटर चलते थे, तो इसलिए बच्चों ने विरोध किया कि नहीं ये बात सही नहीं है। तो इस बात पे पिताजी ने वचन किए थे भी अगर आप ये बुराई छोड़ते हो तो आपको एक स्पेशल तरह की खुशी मिलेगी, और वो खुशी बाकायदा आपको एहसास होगा
भी खुशी आपको इस वजह से मिल रही है, तो ये वो बुराई हमने छोड़ी थी। अब और कोई सवाल आपका फटाफट पूछिए, बहुत टाइम हो गया, आज लेट काफ़ी हो गए। कोई भी सवाल आप फटाफट पूछ सकते हैं तो पूछिए। तो आपको बस लास्ट में मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि जो ये आपको बोला जा रहा है ना कि अपनी मर्ज़ी से गए हैं, अपनी मर्ज़ी से आएंगे, ये सब इसीलिए बोला जा रहा है कि ये सब अपने किए हुए पाप गुनाहों, अपने अपराध से बचने के लिए भी। ये कभी अपराध पुलिस के सामने खुल ना जाएं, कभी साध संगत ने जो आस्था के नाम पे गलतियां कर दी, वो गलतियां पब्लिक के सामने ना आ जाएं, पुलिस के सामने ना आ जाएं। ऋचा वर्मा जी, सवाल समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं मालूम है आप किस बारे में पूछ रहे हैं, कौन दीप्ति, कौन 3 लोग थे, आप हैं कौन ऋचा वर्मा, मैं आपको भी नहीं जानता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं मालूम है। आप बताएंगे तो समझ में आएगा, कुछ याद कराए तो मुझे समझ में आएगा। तो ठीक है, अब और ये चीज़ें आपको समझनी हैं। और अब क्या 2010 में जब बसें फूकी गई थी ना, और उस टाइम मीडिया वालों ने पिताजी से पूछा था कि आपके शिष्यों ने, अनुयायियों ने बसों को आग लगाई है, तो पिताजी ने वचन किए थे कि जिन लोगों ने आग लगाई है वो हमारे शिष्य हो ही नहीं सकते। लेकिन आज भी बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले हैं कि जो ये बोलते हैं कि हमने बसों में आग लगाई थी, हमने सेवा की थी। 2010 में मार्को को ऑर्डर आया था, हुक्म आया था। पिताजी स्टेज से बोल रहे हैं कि वो हमारे शिष्य हो ही नहीं सकते, और वही लोग जिन्होंने बसों में आग लगाई वो बोलते हैं हमने ये बहादुरी का काम किया था। मतलब ये सारी चीज़ें इस तरह से हो गई कि समझ नहीं आ रही। अब आप समझिए कि एक्चुअल में आप सबके दिमाग में बिठा दिया गया कि जो हो रहा है वो सब पिताजी की मर्ज़ी से हो रहा है। मैंने जितनी भी जिम्मेवारी की सेवाएं डेरे में की, कभी पिताजी से मैं आज्ञा लेने नहीं गया। हमेशा पिताजी ने प्रसाद भी भेजा, हमेशा पिताजी ने मेरा साथ दिया। कभी ऋचा वर्मा जी, अभी नवा राग अलापना शुरू कर दिया आपने। जो बात पहले पूछ रहे थे वो तो बताओ क्या है, या किसी ने सिखा के भेजा है इस तरह की बातें लिखने के लिए? चलो भेजा होगा तो कानूनी कार्रवाई का स्टेटस क्या है जी, वो आपको जल्दी बता देंगे। अभी इस स्टेज पे नहीं है कि बताया जा सके। विक्रम जी पूछ रहे हैं, तो बहुत समय आपसे आज ले लिया है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और यही टॉपिक मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर गया। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो अलग अलग तरह से अपराध डेरे में कैसे हो रहे हैं, कैसे होते रहे, और कैसे आज जो डेरे के अंदर ब्रह्मचारी हैं, जो सुपर VIP लोग हैं, वो आज तक यही समझे बैठे हैं कि ये सब कुछ पिताजी की सहमति से ही हो रहा है। हाँ, ये स्पेशल आशीर्वाद प्रसाद साहिल मलिक जी इसीलिए आया है। पिताजी एक स्टूडेंट्स को, पुराने स्टूडेंट्स को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स का ये स्वभाव था कि जब पिताजी की बात आती थी तो वो किसी की नहीं सुनते थे। इसलिए पिताजी ने बहुत जोर दिया कि पुराने स्टूडेंट्स डेरे में नौकरी करें, डेरे में नौकरी करें, डेरे में नौकरी करें। क्योंकि अगर पुराने स्टूडेंट्स इस तरह के व्यवहार के ही थे कि वो कभी किसी की नहीं सुनते थे पिताजी के सामने आने के बाद, तो इसलिए ये हम जैसे लोगों को दिखाते हैं। और क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स में रमेश चहल जैसे भी थे जो गुलामी का रास्ता अपना गए, जिन्होंने भैया ये सब कुछ करने लगे, तो आगे अगला लाइव इसी पे कंटिन्यू अगली बार रखेंगे 2-3 दिन बाद। आज क्या है, ट्यूसडे है आज, तो वेडनेसडे, थर्सडे, वीरवार को परसों रख लेते हैं। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, तो आप अपने सवाल तैयार रखिएगा इस सब पे। तो थर्सडे, वीरवार को हम ये टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे। तो इजाज़त चाहते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।